जय हिंद दोस्तों, लेक्चर में आपका स्वागत है। आज दोस्तों लेक्चर नंबर 4 है। खासकर ये लेक्चर दोस्तों प्रीलिम्स 2026 की परीक्षा के लिए डिज़ाइन किए जा रहे हैं। और इसके बाद जो है मैं बहुत ही जो है एकदम गाढ़ी जिसको कहते हैं एकदम डीपली नींद में जो है सो जाऊंगा और उसके बाद जो है फिर मैं आपको नहीं दिखाई पड़ूंगा। तो आज दोस्तों लेक्चर नंबर 4 है और प्रीलिम्स 2026 के लिए ये इतिहास लिखा जा रहा है, जो कि जो इसको मिस कर देगा वो बाद में पछताएगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है हम डिकोड कर रहे हैं पिछले 30 सालों के 30 ईयर के प्रीलिम्स के PYQ, ताकि आपको एक ये समझ बन जाए, एक ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एक क्या है, एक जो आपके अंदर हवा बैठा रखा है कि नहीं जो है प्रीलिम्स बहुत टफ होता है, प्रीलिम्स बहुत टफ है, कैसे सब्जेक्ट को अप्रोच करें, क्या सब्जेक्ट से पढ़ें। अरे भाई, तब तो तुम सही से पढ़ोगे ना। पता चला जो है तुमने पूरा नोट्स जो है भर भर के बोरा बना बना करके रखा हुआ है, लेकिन वो तुम्हारे काम तो आ ही नहीं रहा। इसलिए दोस्तों मार्केट क्या है ना, मार्केट आपको बेवकूफ़ बनाती है। मार्केट जो है वो अपना ये कोर्स सेल करेंगे, वो कोर्स सेल करेंगे। सिंपल सा फंडा है, दो ही तरीके हैं, एक PYQ, दूसरा सिलेबस। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। दुनिया का रायता हटा दो, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो और सिलेबस सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए जो क्वेश्चन UPSC ने पूछे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को अप्रोच करना चाहिए। साथ ही में दोस्तों आपको पता हो, कल मैंने थर्ड लेक्चर में इंडियन इकोनॉमी को कवर किया था, लेकिन कल इंडियन इकोनॉमी में मैं थर्ड लेक्चर में इकोनॉमिक सर्वे को कवर करना भूल गया था। ठीक है, मुझे लास्ट में याद नहीं रहा, मैं बोल तो दिया था लेकिन मुझे याद नहीं रहा। तो आज हम इकोनॉमिक सर्वे को भी जो है कंप्लीट करेंगे। और आज के वीडियो के 4 पार्ट हैं। ठीक है, एक तो ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का, और उसके बाद जो है हम देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम को। दोस्तों आपको इकोनॉमिक सर्वे आज बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और आपको समझ आएगा कि इकोनॉमिक सर्वे से आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे जो है इकोनॉमिक सर्वे को आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड दिला दूं कि हमारे चैनल पे दोस्तों ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जितना मैंने सब्जेक्ट पढ़ा ना रखा हो। ठीक है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने जो है 700 लेक्चर 300 घंटे से अधिक का कंटेंट हमारे चैनल पे पढ़ा रखा है। वहाँ पे जा कर के आप एक बार देख लीजिए। मैं एकदम सही हूँ, मोहम्मद मुजामिद हुसैन जी, एकदम बिल्कुल एकदम चंगा सी। आप बताइए आप कैसे हैं। तो ये जो है मैंने एकदम कोर्स पूरा जो है पढ़ा के रखा हुआ है, तो सब आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों चलिए जो है आज के लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, और जो है इंडियन इकोनॉमी कल मैंने थर्ड लेक्चर में, आज फोर्थ लेक्चर है। तो चलिए सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी देखते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी से UPSC ने क्या पूछा। जी मैं जो है एकदम एकदम चंगा सी अब हो गया हूँ। ठीक है, और सब ठीक है। हाँ, और चलिए जो है अब ह्यूमन ज्योग्राफी से देखते हैं कि UPSC ने क्या पूछा है। तो अब आपको ये आइडिया लगेगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की हम बात अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी वो हम अगले, देखो लेक्चर का जो तरीका है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। इसलिए जो भी बालक, जो भी लोगों ने जो है टेलीग्राम चैनल हमारा अगर ज्वाइन अभी नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। टेलीग्राम चैनल पे मैं अक्सर अपडेटेड रहता हूँ, वहाँ पे आप मुझसे मैसेज कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। मोबाइल नंबर तो मेरा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा ही रहता है। कोई भी दिक्कत हो आप हमें तुरंत बताइए। ठीक है, तो चलिए ह्यूमन ज्योग्राफी जो है हमने खोल ली है। और ह्यूमन ज्योग्राफी में आप देखोगे तो 2025 के क्वेश्चन से हम नहीं, हमारा तरीका क्या रहता है आपको पता है कि हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो है 1995 से स्टार्ट करेंगे। तो 1995 पे चलते हैं और देखते हैं UPSC ने कैसे क्या पूछना स्टार्ट किया था और आज UPSC क्या पूछ रही है। तो हम 1995 पे आ चुके हैं दोस्तों, और हम सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी में देखेंगे कि क्या जो है पूछा जाता है। देखो सबसे पहले एक बात समझ लो कि ह्यूमन ज्योग्राफी होती क्या है। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी आप मोटा मोटा का समझें तो देखो इंसान जो है ना, जो ह्यूमन है, वो हर जगह पे आप देखोगे तो क्या इक्वल देखा जाता है? नहीं देखा जाता। आप देखोगे पुणे, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, ये जितने भी जो है मशहूर जो काफ़ी फेमस सिटी हैं, वहाँ पे आप देखोगे तो ह्यूमन की पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। फिर अगर आप एक चीज़ और नोटिस करोगे तो जो ह्यूमन है वो नदियों के आसपास आपको मिलेगा। अगर आप पुरानी सभ्यताओं को देखोगे तो ह्यूमन जो है आपको नदियों के आसपास मिलेगा। नदियों का मतलब हो गया जाकर के कि पहले क्या होता था कि जैसे आप दजला, फरात, ह्वांगो, ठीक है, मिस्र की सभ्यता, चाइना की सभ्यता, इंडिया की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन,
या किसी भी प्रकार की आप सभ्यता उठा करके इतिहास में आप देखोगे तो सारी सभ्यताएं जो है वो नदियों के आसपास ही पनपी हैं। नदियों के आसपास क्यों? क्योंकि जहाँ पर रिसोर्स होते हैं ना, वहीं वहीं पे जो है सेटलमेंट हो जाता है। आज आप देख लीजिए नोएडा, गुड़गांव या दिल्ली वगैरह, ये सब जो है हब बन जाते हैं। दिल्ली एनसीआर देख लीजिए इलाका, या हरियाणा वगैरह जो है, तो वहाँ पे आप क्या देखते हो कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन की जो सेटलमेंट है, आपको उतने ह्यूमन जो है, आप देखिए ना, इंसान जो हर जगह पाया जाता है तो उसके कुछ कारण होते हैं। जैसे जो है आपको कश्मीर में इंसान जो है मतलब मिलेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पथरीला या बहुत बंजर या जहाँ पे जो है कनेक्टिविटी नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो वहाँ पे ह्यूमन की पॉपुलेशन कम पाई जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है इसी चीज़ का हम अध्ययन जो है ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। यानी कि इंसानों का जो है ना हर जगह पे पाया जाना, तो इंसान उस जगह पे क्यों पाया जा रहा है, समझ रहे हो? तो इन सभी का अध्ययन जो है हम ह्यूमन ज्योग्राफी पे करते हैं, ठीक है, और हम इंसानों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी में यूपीएससी ने आज तक क्या पूछा है, और देख लें। पहले रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ, चल रही है। तो देखिए सबसे पहले जो है यूपीएससी ने पूछा है, देखो, ओरिजिनल होम ऑफ जिप्सी। जिप्सी का ओरिजिनल होम क्या था? तो दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान, और अगर ऊपर अगर नॉर्थ वेस्ट में देखोगे तो ये इंडिया ही इनका जो है ओरिजिनल जो है होम था, ठीक है। ये 1400 तरफ जो है यूरोप चले गए थे, लेकिन इनका ओरिजिनल जो घर है वो इंडिया ही था। दरअसल आप जब लैंग्वेज का जो है लैंग्वेज का इवोल्यूशन जब आप पढ़ते हो, ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक, इंडो आर्यन और जो है द्रविडियन, तिब्बतो बर्मन, तो ऐसे जब आप लैंग्वेज का पढ़ोगे, ठीक है, या फिर जब आप एंथ्रोपोलॉजी में जो है जब आप ह्यूमन का इवोल्यूशन देखोगे या लैंग्वेज के बारे में देखोगे, तो लैंग्वेज जो है वो एक ही सोर्स से आती हैं, ठीक है। संस्कृत जिसमें अगर देखा जाए तो काफ़ी जो है महान भाषा आप इसको कह सकते हो, उसको देववाणी भी कहा जाता है। तो आज जितनी भी भाषाएं जो आज जन्मी हैं उनकी कहीं ना कहीं अगर आप जननी देखोगे या माता देखोगे या मदर देखोगे, वो जो है संस्कृत ही है। सबसे पहले पाली, ठीक है, पाली से प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश से जो है आज नई नई जो है भाषाएं बन के आ गई, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है वो बहुत मैटर करती है। आप याद रखिएगा, लैंग्वेज बहुत छोटी चीज़ नहीं है, लैंग्वेज एक बड़ी चीज़ होती है। मतलब लैंग्वेज जो है ना, जैसे आप बताइए क्या तमिलनाडु का आदमी नॉर्थ इंडिया में रहेगा करके? हाँ, अगर जॉब अब ना हो तो भले रहा करके, लेकिन वो अपने कल्चर में कनेक्ट होता है। कल्चर क्या होता है? तो कल्चर आपकी लैंग्वेज से बनता है, समझ रहे हो? जहाँ पे उसकी भाषा के लोग रहेंगे, या जहाँ पे जैसे मान लो अपना, अगर ये अवध वाला इलाका जैसे मान लो कन्नौज का है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है अलग भाषा बोली जाती है, ठीक है, जैसे वहाँ में, जहाँ में, जाको, वैसे। तो इस प्रकार के जो है शब्द जो है आपको हमारे इधर देखने को मिलेंगे। कानपुर चले जाओ तो कानपुर में आपको मतलब वो अलग एक मज़ा मिलता है, ठीक है। तो आप लखनऊ चले जाओ तो वहाँ पे थोड़ी नवाबगिरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हर जगह अगर आप देखोगे, दिल्ली वगैरह चले जाओ तो थोड़ी सी जो है बदतमीजी टाइप, मतलब वहाँ पे भाषा, मतलब अब ये हम नहीं कह रहे हैं कि बदतमीजी है, लेकिन मतलब वो कहने, मतलब जो सभ्य तरीका है, हालांकि उनका बोलने का तरीका ही है, टू नहीं है ऐसा तो फिर क्या ही, लेकिन हर जगह आप देखोगे तो भाषा से जो है बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो 1995 से यूपीएससी कहाँ से शुरू कर रहा है? भाषा से। फिर देखो सेंसस को लेकर के पूछा है, समझ रहे हो? सेंसस को लेकर के, अब आप कहोगे सर सेंसस क्या, मतलब क्या चीज़ है? देखो, एक सेंसस होती है, एक सर्वे होता है, ठीक है। सेंसस जो है वो 10 साल में होती है, हर 10 साल में, ठीक है। जैसे 2011, 2021, 2031, हालांकि 21 में जो है कोरोना के मारे नहीं हुई थी। तो जो छोटे लेवल पे होते हैं, या मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो जो है सर्वे कहलाते हैं, छोटे मोटे। लेकिन जो जनगणना होती है वो दोस्तों जो है मतलब ऑफिशियल माना जाता है रिकॉर्ड, ठीक है। तो सेंसस और सर्वे में डिफरेंस होता है। तो सेंसस में आपको पढ़ना क्या है? देखो, सेंसस जब भी हो, अभी देखो क्वेश्चन सेंसस से नहीं आएगा। आप ये मान के चलिए कि अभी जो है कोई क्वेश्चन जो है सेंसस से, जनगणना से अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो है सेंसस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सेंसस की ज़रूरत जो है, आप एक बात याद रखिए, चूँकि मैं कंप्यूटर साइंस, और मैं आपको बता दूं तो मैं डेटा मतलब जो है काफ़ी काम किया हुआ हूँ, और कंप्यूटर पे जो है मैंने एडवांस डिप्लोमा जो है वो क्लास 10th में ही कर लिया था। तो मेरा बहुत पुराना अनुभव है, 5-6 साल होने जा रहे हैं कंप्यूटर पे काम करते करते। मैं आपको बता दूं कि जितना भी डेटा होता है ना, वो डेटा बड़ा काम का होता है, ठीक है। उस डेटा से मतलब तुम्हें अभी हम क्या ही बताएं, अब हमारे 5-6 साल पुराने वीडियो देखिएगा, तब मैं डेटा के कितने गुणगान करता था, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जो डेटा होता है ना, वो सरकारें जो है सबसे पहली चीज़, जैसे डिलिमिटेशन करना हो, ठीक है, जैसे सीटों का बंटवारा जो लोकसभा और राज्यसभा में किस हिसाब से फिक्स की जाएंगी, किस हिसाब से नहीं, ये मैं इंडियन पॉलिटी वाले में बताऊँगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि सेंसस जो है उसमें आपको ये देखना है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन का ग्रुप कौन सा है, समझ रहे हो? जैसे
35 से 55 साल का कितने लोग रहते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब ग्रुप वाइज भी आपको देखना चाहिए, जैसे भी क्वेश्चन पूछा था। तो अभी सेंसस का नहीं पूछेगा, लेकिन जैसे सेंसस हो जाएगा, जनगणना हो जाएगा, तो यूपीएससी जनगणना से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देगा, ये आप मान के चलिए। फिर 1995 में यूपीएससी ने पूछा है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के बारे में, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के बारे में, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में। और ये आप कहोगे सर रेलवे के बारे में काहे पूछ दिया, मतलब रेलवे से क्या होगा। अरे भैया यार, जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, इंसान वहाँ पे क्या बसेगा। आप हमें ये बताओ, कहीं मान लो ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब दूर दूर तक जाने के लिए आपको पैदल चलना पड़ रहा हो, इंसान वहाँ पे बसेगा ही नहीं। इंसान दिल्ली मुंबई क्यों क्यों भागता है, उसके पीछे कारण है कि वहाँ पे कनेक्टिविटी है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, समझ रहे हो। तो रेलवे जो है, अब आप कहोगे सर इसकी आज यूटिलिटी क्या है। आज इसकी यूटिलिटी ये है कि जैसे आप देखते हो INSTC, ठीक है, जो आप जितने भी जो मार्ग बनना है ना, जैसे आप देखिए इसका अंतर्राष्ट्रीय खबरों से संबंध है, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि रसिया जो है एक नया मार्ग बना रहा है, जो G20 में प्रपोज किया गया था, या इधर आप साउथ चाइना सी से होते हुए देखोगे तो एक मार्ग जा रहा है। तो आपको ये देखना है कि मार्ग कहाँ कहाँ से निकलता है, कहाँ कहाँ से जाता है। अगर कोई ट्रेन रेन कुछ नई चीज़ अगर जो है कनेक्टिविटी के क्षेत्र में डेवलप हो रही है, तो उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। आपको ये पता करना है कि वो जाता कहाँ कहाँ से है, ये बातें पता होनी चाहिए। फिर देखो यूपीएससी का एक सबसे बड़ा जो थीम रहा है ना 1995 से, मैं आपको बता दूं, और मैं आपको बता दूं 2025 में आपको क्वेश्चन मिलेगा इसी पे क्वेश्चन आपको 2025 में मिलेगा। मैं आपको अभी शुरू में बता दूं कि यूपीएससी के थीम रहे क्या क्या है। देखो, एक तो उसका यूपीएससी का सबसे पुराना थीम है पोर्ट, ठीक है, पोर्ट यानी कि जो बंदरगाह होते हैं ना, ये उसका बहुत पुराना थीम रहा है। पोर्ट पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी मैं आपको दिखा दूंगा 2025 में पूछा गया, बल्कि हर लगभग 2-3 सालों में पोर्ट पे क्वेश्चन पूछा जाना मान के चलिए, ठीक है। फिर अगला थीम क्या है, अगला थीम उसका एविएशन सेक्टर है। एविएशन का मतलब हवाई जहाज़ वगैरह, एरोप्लेन वगैरह, ये उसका जो है एक थीम है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है। जैसे अभी आपको क्या समझ आया, एक तो कनेक्टिविटी, दूसरा जो है अगर कोई ट्राइब वगैरह है या कोई लैंग्वेज वगैरह है उस पर ध्यान दो, ठीक है। फिर मैंने पोर्ट का बताया 1995 में। फिर देखो 1995 में क्वेश्चन जो पूछा है वो थर्मल पावर प्लांट को लेकर के पूछा है। 1995 में क्वेश्चन थर्मल पावर प्लांट को लेकर के पूछा है। अब आप कहोगे सर थर्मल पावर प्लांट, जितने लोग देख रहे हो या लाइक कर दिया करो, कोई सवाल हो करे पूछ लिया करो, ठीक है। जो भी लोग देख रहे हैं सवाल पूछ लो, मैं आपके जवाब दूंगा। और थर्मल पावर प्लांट से लेकर के क्वेश्चन पूछा है, तो देखो आपको करना क्या है कि देश में जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं, सारे तो नहीं रट पाओगे, लेकिन फिर भी जो है उनके बारे में आपको जानना चाहिए अगर कोई नया कुछ डेवलपमेंट कहीं पे होता है, ठीक है। फिर 1996 में देखो क्या पूछा है, कोल के बारे में पूछा है, कोल, ठीक है, कोयला के बारे में। देखो थर्मल पावर प्लांट का कोल से संबंध है, ठीक है। जैसे जो कोकिंग ऑयल होता है ना, जो कोकिंग कोल होता है, देखो कोल भी दो प्रकार का होता है, एक कोकिंग कोल, एक होता है नॉन कोकिंग कोल। तो जो कोकिंग कोल होता है वो काफ़ी कंटेंट, कार्बन की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। जब उसमें कार्बन कंटेंट की मात्रा ज़्यादा होती है तो सीधी सी बात है कि वो स्टील का प्रोडक्शन होता है ना, उसमें प्रयोग किया जाता है कोकिंग कोल। और जो नॉन कोकिंग कोल होता है उसका प्रयोग जो है थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है, उसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। जो नॉन कोकिंग कोल होता है उसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बन की कंटेंट की मात्रा कम होती है। तो होता क्या है कि वो जो जिसमें सल्फर की मात्रा जो है, भैया ये इकोनॉमिक्स का डिस्कशन नहीं है, ये ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी का डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। आपको ये गलती है, ठीक है, ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये चल रही है, और अभी इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये इकोनॉमी नहीं है। तो लोकल सप्लाई जो कोल की होती है ना, तो उससे पूछा है। फिर देखो 1996 में थर्मल पावर प्लांट से पूछा है कि इडुक्की, सावरगिरी, घटप्रभा, रामगंगा। तो ये जो है आपने क्या देखा, आपको थीम समझ आने लगी कि भैया कोयला, थर्मल पावर प्लांट ये इंपॉर्टेंट है, पोर्ट इंपॉर्टेंट है, फिर कोई रेल कनेक्टिविटी हो वो इंपॉर्टेंट है, फिर सेंसस वो इंपॉर्टेंट है, फिर कोई ट्राइब, देखो 1996 में ट्राइब से पूछ दिया, 1996 में ट्राइब से पूछ दिया, ठीक है। तो 1995 में देखो जिप्सी का ओरिजिनल लैंड पूछा था, तो जिप्सी भी वही है। और आप यहाँ पे देखोगे तो डिनोटिफाइड जो ट्राइब है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ट्राइब का दरअसल बहुत पुराना इतिहास रहा है। अंग्रेज़ों के ज़माने से अगर आप देखोगे तो अंग्रेज़ों ने ट्राइब को जो है मतलब असभ्य लोग, या उन्होंने जो है बहुत बदतमीजी से जो है पेश आए हैं ट्राइबल लोगों के साथ। तो ट्राइब को जो है जंगल में नहीं जाने देते थे, लेकिन भारत सरकार ने जो है उनको बहुत सारे राइट दे रखे हैं ट्राइबल लोगों को, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है। तो उनसे पूछे बगैर जो है जब तक एनवायरनमेंट असेसमेंट जब तक हो ना जाए पूरा इम्पैक्ट का, तब तक जो है गवर्नमेंट को हस्तक्षेप नहीं करती है। वो आज जो है ट्राइबल लोगों को
बहुत अच्छे जो है अधिकार दे रखे हैं। खास का शेड्यूल 6 से शेड्यूल 5 डिफरेंट कंट्री में, अगर आप डिफरेंट एरिया में अगर आप देखोगे तो ट्राइब के बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत में ट्राइब कितनी है, गोंड हो गई, ठीक है। और आपको भारत में जितनी भी ट्राइब हैं, जैसे अगर आप बात करो तो 2011 की, तो 2011 की जनगणना में भारत में 8% से प्लस में जो है ट्राइब हैं, ठीक है, जिसमें जो है गोंड और जो है कुछ ट्राइबें हैं। फिर देखो 1996 में सिर्फ सर्वे से पूछ दिया है। सर्वे से क्या पूछा है 1996 में? सर्वे नहीं, इसको जनगणना कहेंगे। जनगणना मतलब सेंसस, ठीक है। सर्वे अलग होता है, सेंसस अलग होती है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1996 में क्या पूछा है? सेंसस से पूछा है कि भैया लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में होगी। फिर आ जाओ 1997 में। 1997 में सेक्स रेशियो से पूछा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो देखो ये सीधा सा सवाल कहाँ से है? सेंसस से ही है, ठीक है। तो जनगणना से आपको समझ आया। गोंड, भील, बैगा, सहारिया, बिल्कुल सही बोला, एकदम सही बताया जो है। अच्छा पढ़ाई हो रही है, बढ़िया बताया। तो अब देखो 1997 में क्या पूछा है? 1997 में पूछा है कि हजार्डस इंडस्ट्री क्या होती हैं। हजार्डस इंडस्ट्री, अब आप कहोगे सर हजार्डस इंडस्ट्री से क्या लेना देना? देखो जैसे अब इनका भी तो ताल्लुक इसी से है ना। ह्यूमन पॉपुलेशन क्या उस जगह पर रहेगी जा करके, जैसे झरिया ले लो झारखंड का, या मान लो कोई ऐसा माइनिंग एरिया है जहाँ पे लोग अगर रहते हैं तो उनको कुछ जो है पैसा भी दिया जाता है, ठीक है, ताकि उनका जो डैमेज वगैरह होता है, तो इसका भी संबंध जो है ह्यूमन से ही है। तो हजार्डस इंडस्ट्री भी आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी इंडस्ट्री नुकसानदेह होती हैं। पॉपुलेशन मच लैटिट्यूड बिटवीन, अब आपको देखो एक नज़र से और भी देखना है, एक नज़र और डेवलप करनी है कि पॉपुलेशन कौन से लैटिट्यूड पे ज़्यादा देखने को मिल रही है। मतलब लैटिट्यूड वाइज आपको पॉपुलेशन का निष्कर्ष निकालना है कि किस लैटिट्यूड पे पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। तो देखो सीधी सी बात अगर हम बात करें तो लैटिट्यूड, इसमें आप ये नहीं कि लैटिट्यूड पे आप पॉपुलेशन तोलने बैठ जाओगे। ये देखो सिंपल सी बात है, उसकी ज्योग्राफी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लैटिट्यूड जहाँ पे पड़ता है, ठीक है, तो उस हिसाब से पॉपुलेशन डिपेंड करेगी। फिर आपको जो है 1997 में एक नया थीम स्टार्ट होता दिख रहा है जिसका नाम है एयरपोर्ट। जो लोग नए हैं वो जो है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने सवाल पूछ लें, और कुछ नया पूछना हो तो वो भी पूछ लें। एयरपोर्ट जो है वो 1997 में एक नई थीम निकल के आई एयरपोर्ट की, ठीक है। तो एयरपोर्ट जो है ये यूपीएससी की बहुत पुरानी थीम रह चुकी है, एयरपोर्ट, पोर्ट, सेंसस, ठीक है। फिर जो है 1997 में पूछा है 1997 में कि पेपर मैन्युफैक्चरिंग की प्लेस बताओ। पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। देखो ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या होता है, थोड़ा बहुत रिलेट हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ के चलिए बातों को, आपको समझ आता जाएगा। अभी इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को मैंने साथ में इसीलिए रखा है ताकि आपको डाउट ना हो। अभी मैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग की जगह पूछ दी। फिर 1997 में देखो सेंसस से फिर पूछ दिया, ठीक है। फीमेल का लिटरेसी रेट पूछ दिया। फिर 1997 में जो है डैम से पूछ दिया। अच्छा देखो ह्यूमन ज्योग्राफी या इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो कहना हो, उसमें डैम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। डैम हो गए, रिजर्वायर हो गए, कौन सी रिवर पे हैं, कहाँ पे हैं, ये सब पता होना चाहिए। फिर देखो ये आप कह सकते हो सीमेंट इंडस्ट्री से पूछ दिया है। सीमेंट इंडस्ट्री ये आप इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी से कह सकते हो। तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है ये आपको पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ पे हैं। फिर उसके बाद जो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप देखो कुछ जो बोर्ड होते हैं ना हमारे देश में, इंस्टीट्यूट होते हैं, उनकी लोकेशन, हेडक्वार्टर वगैरह आपको पता होने चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं हेडक्वार्टर वगैरह कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, या राइस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, राइस का जहाँ रिसर्च होता है, ठीक है। तो ये फिर देखो 1998 में रिपीट फिर क्वेश्चन हो गया, रेलवे जोन जंक्शन बता दो, रेलवे जंक्शन 4 गुजरात के, तो ये तो देखो रेलवे से रिलेटेड है। फिर 1998 में जो है टाउन और उसकी स्पेशलाइजेशन से पूछ दिया है। आपको पता हो कि हमारे देश में 1 नेशन 1 टैक्स 1 जीडीपी वाला 1 जीएसटी कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन हमारे देश में बहुत से ऐसे कस्बे हैं जो टाउन जो हैं वो किसी चीज़ के लिए स्पेशली माने जाते हैं, समझ रहे हो। तो जैसे आप जयपुर जाइए तो वहाँ पे जो है पिंक सिटी, पूरी पिंक पिंक है, गुलाबी गुलाबी है, ठीक है। तो ये जो है टाउन और उसकी स्पेशलाइजेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि स्पेशल किस लिए फेमस है। जब भी कहीं पे विजिट कीजिए उसके बारे में पता कर लीजिए। फिर प्लेस और उसकी इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे मान लो कोई जगह है जैसे जामनगर हो गया या कोरबा या हल्दिया, ये किस लिए फेमस हैं, ठीक है। तो फिर क्या पूछा है, फिर जो है अगर कुछ नए टाइप की चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे मान लो कुछ लोग क्या करते हैं कि घर को जो है आइलैंड पे बना लेते हैं, ठीक है,
और वो आइलैंड जो है चलते फिरते, जैसे ना घर आपने देखे होंगे कश्मीर में जाओ कभी शिकारा राइड करो तो वहाँ पे चलते फिरते होते हैं। तो ये कुछ नई नई चीज़ें जो होती हैं उनको भी जो है आपको देखना चाहिए, ठीक है। फिर शेड्यूल ट्राइब के बारे में पूछ दिया है। देखो ट्राइब के बारे में क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि वो भी भैया ह्यूमन ज्योग्राफी में ही आते हैं। शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन, ये तो 1995 से ही पूछना स्टार्ट कर दिया था, 1995 से ही स्टार्ट कर दिया था शेड्यूल ट्राइब के बारे में पूछना, ठीक है। फिर देखो 1999 में पूछा है कि डैम जो है वो बताओ, मैं मैप पे पूछता था, मैप पे, समझ रहे हो, टिहरी डैम, तो डैम पता होने चाहिए। फिर देखो 1999 से 1999 से एक नई थीम स्टार्ट होती है और वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट की। यानी कि आपको देखो देश में कुछ ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं तो नहीं, ठीक है, आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ देश में है, ठीक है। तो 1999 से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पे पूछना स्टार्ट कर दिया। पावर प्लांट क्या होते हैं कि दरअसल हमारे देश में कई टाइप के हैं, जैसे कोई पानी से चलता है, कोई मतलब अलग अलग प्रकार के पावर प्लांट होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से वो चलता है, उसका वेस्ट क्या निकलता है, पानी कहाँ से लेता है, ज़रूर पानी के नदी के आसपास कहीं बना होगा, कौन सी नदी का पानी यूज होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर 1999 में देखो फिर पूछा है डैम से। तो अब आपको देखो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा, आपको एकदम क्लियरिटी मिल रही होगी कि सर हमें पढ़ना क्या होता है, अब हमें समझ आ रहा है कि दरअसल पढ़ाई होती क्या चीज़ है। अब आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है, अब बस यही जो है अभी आपको मैं जब सब पढ़ा दूंगा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि पढ़ना होता क्या है और कैसे पढ़ना होता है। बस यही PYQ का जादू होता है, आप अभी से बता दोगे कि होने वाला क्या है, समझ रहे हो। फिर देखो डेथ रेट के बारे में पूछा है, तो ये भैया सेंसस से है खड़ा, समझ रहे हो, सेंसस जनगणना से ही पूछा है डेथ रेट, मृत्यु दर और जन्म दर पुरुषों और महिलाओं की। उसके बाद 1999 में पूछा है कि इंडस्ट्री और वो इंडस्ट्रियल सेंटर हैं कहाँ पे, जैसे शिप बिल्डिंग का, इंजीनियरिंग गुड, ऑटोमोबाइल का, पर्ल फिशिंग, तो ये सब कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल सेक्टर जहाँ जहाँ पे हो वो सब आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद जो है 1999 में पूछा है, 99 में पूछा है कि ट्रांस चार्ट जो है वो जो है किसकी बिंग है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की जो है उस समय बिंग हुआ करती थी, ट्रांस चार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद 1999 में पूछा है कोंकण रेलवे के बारे में, कोंकण रेलवे। तो कोंकण जो रेलवे है, अब देखो रेलवे से रिलेटेड तो बहुत पहले से पूछ रहा है तो कोई नया ही नहीं। फिर जो है 99 में पूछा है ऑयल पोर्ट जो है वर्ल्ड का किसको कहते हैं, वर्ल्ड का ऑयल पोर्ट किसको कहते हैं। यानी कि ये बात आपको समझ आई कि भैया हमें वर्ल्ड और इंडिया दोनों का ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी पता होना चाहिए। मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी तो मेनली वर्ल्ड का पता ही होना चाहिए और ह्यूमन में आप इंडिया पे फोकस कर सकते हो। तो जैसे मराकाइबो जो है ये वेनेजुएला में पड़ता है शायद, तो ये इसको ऑयल पोर्ट वर्ल्ड का कहते हैं। और ब्राज़ील में जो सेंटोस है उसको कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और फिर जो है एक विनीपेग करके एक जगह है, ठीक है, विनीपेग करके, उसको जो है वीट के लिए जाना जाता है, ग्रेन के लिए, ठीक है। फिर 1999 में देखो कुछ पूछा है रव्वा, रव्वा ऑफशोर ब्लॉक जो है वो कहाँ पे है, तो वो दोस्तों कृष्णा गोदावरी बेसिन में पड़ता है। देखो बेसिन वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कांगो बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये जितने भी बेसिन होते हैं ना उन पे नज़र रखा करो, क्योंकि बेसिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर सेंसस 1991 से हाईएस्ट लिटरेसी रेट पूछ दिया 99 में, ठीक है। फिर जो है स्टेट और उनकी ट्राइब पूछ दी हैं, स्टेट और उनकी ट्राइब, ठीक है। फिर 2000 में जो है सेंसस से फिर पूछ दिया। फिर जो है इंपोर्ट जो है हैंडल कार्गो जो है कौन ज़्यादा करता है, मतलब जैसे हैंडलिंग होती है ना, मतलब जो है कौन कार्गो जो है ज़्यादा हैंडलिंग करता है, जैसे कांडला बंदरगाह, ठीक है। तो बंदरगाह पोर्ट ये हमेशा यूपीसी की थीम रही है। फिर इंडस्ट्रियल यूनिट सेक्टर जैसे एटलस का, भारत अर्थ मूवर, तो ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं वो कहाँ कहाँ पे, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, लोकेशन कहाँ, तो ये पुरानी थीम यूपीएससी की है। फिर जो है टाइड नेविगेशनल पोर्ट कहाँ पे है, मतलब टाइडल पोर्ट कहाँ पे है, तो कांडला और डायमंड हार्बर ये सब जो है टाइडल पोर्ट हैं, ठीक है। जैसे अभी इस बार जो है कोई केरल में केरल में एक अभी नया पोर्ट खुला है तो उसके बारे में हो सकता है पूछ दे कुछ नया चीज़ है, ठीक है। जैसे अभी पोर्ट ऑफ पौंडीचेरी ये 2000 में पूछ दिया। तो देखो पोर्ट और एविएशन सेक्टर, ट्राइबल, सेंसस, ये कुछ थीम आपको समझ आ रही हैं कि यहीं से आ रहे हैं क्वेश्चन। फिर देखो 2000 में पोर्ट पे पहुंच दिया है, पोर्ट। फिर देखो पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ दी है, लेकिन ये वर्ल्ड से अब की बार पूछ दिया, ह्यूमन ज्योग्राफी में वर्ल्ड से पूछा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कहाँ पे ज़्यादा है, तो भैया यहाँ पे आपको बताना था, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी वैसे इंडिया की बात करें तो शायद 497 है, और पाकिस्तान की शायद 300 प्लस है, अमेरिका की शायद जो है 37 शायद है, और सबसे कम अगर पॉपुलेशन पूरी दुनिया में है डेंसिटी तो वो शायद रसिया की है, जहाँ पे 7 और जने 8 ही लोग जो है रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी जिनको नहीं पता तो वो जो है
पर यूनिट एरिया में जो है जो लोग रहते हैं उसको हम डेंसिटी कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, घनत्व जिसको कहते हैं। भैया सभी लोग देख रहे हो यार, कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछ लो, लाइक कर दो, लाइक बहुत कम है। मैं जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ बहुत काम का कंटेंट है, समझ रहे हो। हाँ, पूरा प्रीलिम्स का तुम्हारा खोल के धर देंगे कि पढ़ना क्या होता है, और ऐसा कंटेंट कहीं मिलेगा नहीं। अगर कहीं पे मिल जाए जो 30 सालों का पीवाई को डिस्कशन कर रहा हो, बता रहा हो इसे, तो हमें तुम बता देना कि सर उसने पढ़ाया था। तो लाइक कर दिया करो जो है। डिसेंडिंग स्टाटस जो है लिटरेसी रेट का, तो देखो लिटरेसी रेट देखो यहाँ पे पहली बार आप देखोगे लिटरेसी जो है वर्ल्ड की पूछ दी कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, मतलब देखो पड़ोसी जो होते हैं ना उनकी लिटरेसी पता रखा करो, समझ रहे हो। अब इसका दरअसल संबंध शायद जो है HDI से होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आती है ना, तो उसमें जो है जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें तो अपने जो पड़ोसी होते हैं उनको तो पहले देख लें कि कैसी नज़र है, ठीक है। फिर हिंडल्को, देखो 2002 में क्वेश्चन पूछा है, हिंडल्को एल्युमिनियम फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे है, हिंडल्को एल्युमिनियम फैक्ट्री जो है कहाँ पे है, 2002 का क्वेश्चन है। तो ये चीज़ आपको समझ आई कि इंडस्ट्री जो है ना, इंडस्ट्री की लोकेशन और बड़े बड़े जो बोर्ड होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, उनकी लोकेशन, हेडक्वार्टर आपको पता होने चाहिए, चाहे इंडिया में चाहे वर्ल्ड में हो। इंडिया में ज़्यादा पता रखो और वर्ल्ड में मोटी मोटी चीज़ें पता रखो। फिर पूरी दुनिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये चीज़ बेसिक होती है, आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे एक्सपेक्टेंसी जो है लाइफ की ज़्यादा है। फिर 2003 में पूछा है कि हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट कहाँ पे है। फिर 2003 में पूछा है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, तो ये सेंसस का दरअसल क्वेश्चन है, जनगणना से, ठीक है। और 2003 में फिर पूछा है कि थर्मल पावर प्लांट जो है बोकारो में जो है उसके बारे में पूछा है, तो थर्मल पावर प्लांट। फिर लार्जेस्ट शिपयार्ड जो है इंडिया में कहाँ पे, तो कोची पे, ठीक है, कोची केरला में। तो देखो पोर्ट हो गए, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, सेंसस हो गया, ये सब थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, यूपीएससी की थीम है। फिर कंट्री वाइज आपसे पॉपुलेशन पूछ दी है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री की है, तो इंडिया की सबसे ज़्यादा अभी चाइना, ठीक है। उसके बाद जो है इसे आपको कंट्री वाइज पॉपुलेशन भी पता होनी चाहिए, डेंसिटी भी पता होनी चाहिए, कितना एरिया जो है वो कब कब जाते हैं पॉपुलेशन, मतलब उनके पास, देशों के पास है, ठीक है। तो ये आपको परसेंटेज सब पता होना चाहिए। फिर 2002 में क्वेश्चन लिटरेसी से फिर पूछ दिया है, और इस बार यूपीएससी ने खुद बता दिया है कि लिटरेसी हम दरअसल जानना चाहते हैं किसकी है, साउथ एशियन कंट्री की। तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, सब रिपीटेड। फिर जो है 2003 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर फिर पूछ दिया है, लेकिन वो जो है जापान से पूछा है आपकी बार कि जापान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस समय ज़्यादा होगी, ठीक है। 2003 में जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन के बारे में पूछा है, तो पड़ोसियों से तुलना करवा दी है। फिर लेक सांबर के बारे में पूछा है 2004 में, लेक सांबर, हालांकि इंडियन ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, क्वेश्चन है। फिर देखो नेशनल इंस्टीट्यूट मैग्नेटिज्म का कहाँ पे है, इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर पाउडर मेटलर्जी और न्यू मिनरल्स कहाँ पे है, तो ये जितने इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी हेडक्वार्टर वगैरह पता होने चाहिए। फिर 2004 में जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन पर पूछा है। फिर जो है जितने स्टेट भारत में हैं उनके पास कितने पोर्ट हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, नंबर किस स्टेट के पास कितने हैं। फिर इंडियन रेलवे के जो यूनिट हैं, आपको पता है कि इंडियन रेलवे 18 जो है उसके जोन है टोटल, तो उसके जो है यूनिट हैं उनके बारे में जो है पूछा है, ठीक है, उनका हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पे है। 2004 में पूछा है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये कहाँ पे जो है, इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड, ये किस चीज़ का काम करता है, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। तो ये सब आपको जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर जो है मेरा भैया ऑप्शनल जो है PSIR ही है। 2004 में क्वेश्चन पूछा है नेचुरल रबर को लेकर के, रबड़ जो है इंडिया कितनी एक्सपोर्ट करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब आप रबड़ को पढ़ रहे हो तो ये भी जान लो कि रबड़ के लिए किस प्रकार की जो है जलवायु उपयुक्त होती है, किस प्रकार की परिस्थिति में जो है रबड़ पैदा होती है, इंडिया में जो है एक्सपोर्ट कहाँ से होता है, कौन प्रोडक्शन करता है, वर्ल्ड में जो है कौन रबर का प्रोडक्शन करता है, तो पता होना चाहिए, समझ रहे हो। देखो हमें पूछा सिर्फ इंडिया का है, लेकिन हम बुद्धि लगा लेंगे कि यार वर्ल्ड में भी पूछ लो, पता कर लो, समझ रहे हो। और रबर के लिए जो है क्या क्लाइमेट चाहिए होता है। फिर 2004 में जो है एक नई थीम यहाँ से शुरू होती है जिसका नाम है हाईवे, ठीक है। फिर यहाँ से यूपीएससी आगे हाईवे को स्टार्ट करती चली जाएगी, और हाईवे को जो है थीम यहाँ से, ये यहाँ से जो है 2004 से जो है भैया PSIR ये नहीं चल रहा है, ये ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट स्कीम चल रही हैं, ठीक है, प्रीलिम्स 2026 पेपर के लिए। PSIR पे बात हम किसी अलग वीडियो में करेंगे, आज नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेशनल हाईवे जो है 2004 से एक नई थीम स्टार्ट हुई। आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं, कुछ स्टेट हाईवे होते हैं, ठीक है।
तो ठीक है, तो नेशनल हाईवे जो है, उसके बाद 2004 में जो अगर हम बात करें तो 2001 की सेंसस के अनुसार जो है ये पूछा है, ठीक है, लोएस्ट पॉपुलेशन लिटरेसी रेट, ठीक है। और फिर 2004 में जो है ना दामोदर वैली कारपोरेशन के लिए जो है पूछा है। नीलेश शर्मा भैया जो है, आप, हमें ऐसा लगता है कि अभी जस्ट 12th पास हुए हो, फिलहाल आप खुशी हो लो, आपको अगर इससे खुशी मिलती है तो 2-4 और कर लो, ठीक है। हम तो कहते हैं खूब फले फूले रहो और तुम्हारे घर वाले भी जो है बढ़िया, अच्छी बात है। तो दामोदर वैली कारपोरेशन जो है उसकी बात करें तो वो जो है कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद 2004 में जो है लैंग्वेज नंबर ऑफ स्पीकर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। और लैंग्वेज का जो है नंबर ऑफ स्पीकर मतलब कौन सी लैंग्वेज जो है कहाँ पे, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, बंगाली हो गई, चाइनीज हो गई, मंडारी जिसको कहते हैं, तो ये लैंग्वेज जो है पूरी वर्ल्ड में कहाँ पे जो है कैसे पूछी जाती हैं, ठीक है। फिर जो है ओंगे ट्राइब, 2004 में जो है ओंगे ट्राइब जो है वो अंडमान में पाई जाती है, तो ट्राइब के बारे में बहुत पहले से थीम रह चुकी है। फिर उसके बाद जो है NTPC, ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो ये कहाँ पे है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। फिर 2003 में देखो थर्मल पावर प्लांट से फिर पूछ दिया है, बोकारो से, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर 2003 में देखो पूछा है कि ऑर्गेनाइजेशन, उनकी लोकेशन बता दो। फिर 2003 में जो है लार्जेस्ट शिपयार्ड कोची, पूछ ही चुका है। कंपनी जो है जो टाटा ग्रुप में है, देखो टाटा ग्रुप में बहुत सारी कंपनी होती हैं, ठीक है, तो टाटा ग्रुप में कौन सी कंपनी आती है ये भी पूछा जा चुका है। फिर जो है अगर हम बात करें तो भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हमेशा आपको पता ही होना चाहिए। फिर इंडियन रेलवे के बारे में जो है फिर पूछ दिया है, ठीक है, रेलवे की जो है लोकेशन, जो हेडक्वार्टर वगैरह हैं या उनकी जो यूनिट हैं, जैसे व्हील और एक्सल प्लांट कहाँ पे है, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कहाँ पे है, हेडक्वार्टर रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है। फिर 2004 में देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी, इन पर पूछा हुआ है। फिर 2005 में जो है पूछा है कि फिक्की का प्रेसिडेंट कौन है, फिक्की, ठीक है, तो जिन लोगों को फिक्की नहीं पता पहले तो वही पता करें, ठीक है, ये दरअसल लॉबी होती हैं कुछ। फिर 2005 में पूछा है पर्सन और उनके ऑर्गन क्या हैं, जैसे BRS नटराजन, AK पुरी, बी तुलसीदास, जगदीश खट्टर, ये किससे रिलेटेड है, एयर इंडिया मारुति की भेल, भेल का मतलब भारत हिंदुस्तान नहीं, भेल का मतलब क्या होता है, भेल एक कंपनी है दरअसल, ठीक है, जो शायद ऑयल के एक्सप्लोरेशन में लगी है। फिर 2005 में जो है लोकेशन पूछी हैं, ठीक है, जैसे स्काई बस मेट्रो रेल टेस्ट रन, ठीक है, मतलब बायोडीजल प्लांट कहाँ पे है, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पे है, तो ये कॉमन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट वगैरह, बोर्ड वगैरह, ठीक है, इंडस्ट्री, उनकी लोकेशन। फिर देखो कोचिन एयरपोर्ट से फिर पूछ दिया है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है ऑन किया जाता है एयरपोर्ट, तो वो एयरपोर्ट जो कहाँ पे है, तो 2005 से एक नई थीम स्टार्ट होती है, आपको दिख रही है, एयरपोर्ट, ठीक है। फिर 2005 में जो है क्वेश्चन पूछा है, एरिया जो है कुछ पर्सन का पूछा है, जैसे BV राव, CK प्रहलाद, जोहान कुरियन, ठीक है। फिर जो है उसके बाद जो है सतारा में जो है थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, इससे पूछा है। तो पावर प्लांट जो है ये बहुत पुरानी रह चुकी है, ठीक है, थीम ये बहुत पुरानी रह चुकी है, थर्मल पावर प्लांट। और सेंसस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन 2005 में पूछे हैं। फिर उसके बाद जो है जो पेयर जो है मैचिंग वगैरह पूछ दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है सतारा पावर प्लांट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक फिर जो को गांधी सागर डैम जो है पूछा है। भैया ज्ञान के क्वेश्चन पूछ लो, समझ रहे हो, हमारे बारे में जान के ना करो, क्योंकि हमारे बारे में UPSC पूछेगा तो आके नहीं, समय बेकार करोगे, ज्ञान की बातें कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। गांधी सागर डैम कहाँ पे है, 2005 में पूछा है। 2005 में पूछा है पॉपुलेशन एरिया वाइज, छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल से तुलना करवा दी है। फिर 2005 में पूछा है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है, इसके बारे में पूछा है। और उसके बाद जो है पूछा है कि सेंसस 2001 के बारे में। फिर इंडियन रेलवे के बारे में 2005 में फिर पूछ दिया है। इंडियन रेलवे के जोन और उनके हेडक्वार्टर 2006 में पूछा है। फिर 2006 में मेल और फीमेल लिटरेसी गैप पूछा है, ठीक है। और उसके बाद जो है रेलवे जोन और उनके हेडक्वार्टर 2006 में। तो देखो आपको समझ आ रहा है कि कुछ चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, कुछ चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं और आप आराम से जो है क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, ये चीज़ आपको समझ आ रही है। राजस्थान और केरला का लिटरेसी रेट पूछ दिया है। यूपी और MP ने जो है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट
दरअसल मैं आपको बता दूं तो नदियों का जो है लिंकिंग होती है, ठीक है। तो उसके लिए जो है कुछ राज्य जो है आपस में सहमति दायर करते हैं। ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट से बाहर रहता है मामला, और इसके लिए जो है अलग से एक बोर्ड बनाया जाता है, ठीक है। ये भैया गूगल कर लीजिए, हाउ मैनी बॉर्डर्स डज राजस्थान शेयर विद पाकिस्तान, ठीक है। तो यूपी और एमपी जो है साइन करते हैं मेमोरेंडम, ठीक है, बेतवा और केन, ठीक है। तो ये क्यों पूछा जा रहा है ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, क्योंकि भैया इनका इंपॉर्टेंस इकोनॉमिकली है नदियों का, ठीक है। फिर मिनिमम एरिया, लिटरेसी, हाईएस्ट पॉपुलेशन। मैं यूपीएससी के लिए जो है बहुत सारे लेक्चर मैंने हमारे चैनल पे पढ़े रखे हैं, उनको देख लीजिए, और एकदम कंटेंट आपको जेन्यून मिलेगा इस चैनल पे, ठीक है। और फालतू की बकवास वाला काम यहाँ पे होता नहीं है। तो ये चीज़ है, आप किसी भी लेक्चर को उठा के देख लीजिए, हमारे चैनल पे पढ़े होंगे बहुत सारे। प्लेलिस्ट देख लीजिए, प्लेलिस्ट हर कैटेगरी बनी रखी है। फिर 2006 में जो है मिनिमम और हाईएस्ट पॉपुलेशन पूछी है, ठीक है। राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट, देखो कोई प्रोजेक्ट हुआ करे तो उसका पढ़ लिया करो। फिर देखो गैस के रिजर्व भारत में कहाँ पे हैं, ठीक है। हाई क्वालिटी गैस रिजर्व तो जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर का शायद कोई था जगह। तो रिजर्व आपको पता होने चाहिए कि किस चीज़ का रिजर्व कहाँ पे है। फिर ग्लोबल ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है। फिर लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन कहाँ पे है। न्यूक्लियर प्लांट डिजास्टर जापान में 2007 में हुआ था, ठीक है। न्यूक्लियर प्लांट डिजास्टर 2007 में जापान में हुआ था, वो पूछ दिया है, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट तो बहुत पहले से पूछ रहा है, तो डिजास्टर हो गया उस पर पूछ दिया, कोई दिक्कत तो आई नहीं। फिर प्रोजेक्ट डेवलपमेंटल जो होते हैं उन पर नज़र रखा करो, ठीक है। उससे कुछ छोटी मोटी चीज़ें पूछता है, मतलब बेसिक भी ना पता हो तो वो अलग बात है। फिर भैया हाय और बाय जो है वो तो चलता रहेगा, आप ज्ञान का क्वेश्चन पूछ लो, इतने लोग कनेक्ट हो, और मैं उतनी देर से कह रहा हूँ कि यार लाइक कर दिया करो, मैं कंटिन्यू आपको कुछ बता ही रहा हूँ, नया सिखा ही रहा हूँ, बहुत कुछ सीखोगे हमारे चैनल पे आकर के, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे जो है कोई पैड प्रमोशन नहीं चलता, सबसे बड़ी बात ये होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को बाकी बिकाऊ तो है ही, फिर ऑल इंडिया जो है बिक तो रही है, बिकने पे ही जो है बेचा जा रहा है, बाकी जो है फिर आपकी मर्जी। स्टिलवेड रोड जो है 1940 की कनेक्ट किसको करती है। इकोनॉमिक सर्वे अभी डिस्कस करेंगे, पहले हमें ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेने दो। ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद इकोनॉमिक सर्वे डेवलप डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो लेक्चर अभी रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको बता दूं ये लाइव भी है और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। रिकॉर्डिंग वाला जो है अभी जब लाइव ख़त्म होगी उसके बाद जो है रिकॉर्डिंग ये आ जाएगी उस पर यूट्यूब पे अच्छे से, ठीक है। तो अभी ये लाइव चल रहा है, बाद में इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। तो 2007 में जो है नेशनल हाईवे, तो हाईवे तो आपको पता ही है, पुरानी थीम चल रही है। फिर एल्युमिनियम की जो कंपनी है, ठीक है, जैसे बाल्को, हिंडल्को, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, नाल्को, ये सब जो है पुराने क्वेश्चन है, तो वही पूछ दिया। फिर ओमकारेश्वर रिवर प्रोजेक्ट नर्मदा पे चल रहा था, उस पर पूछ दिया। इरीगेशन प्रोजेक्ट सिंचाई से, तो इसका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस होता है इसीलिए, ठीक है। लार्जेस्ट लाइव स्टॉक जो है पॉपुलेशन इंडिया वर्ल्ड में कहाँ पे है। लाइव स्टॉक जो है पॉपुलेशन वर्ल्ड में कहाँ पे है। लाइव स्टॉक के बारे में आपको बता दूं कि भैया उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर एलाइड जो एक्टिविटी होती है ना, जो 2025 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो जो सॉइल से रिलेटेड काम होते हैं, भूमि से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उन पर टैक्स नहीं लगता है। बाकी जो जैसे लाइव स्टॉक हो गया, जैसे पोल्ट्री हो गई या कोई अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। तो लाइव स्टॉक का पॉपुलेशन पता कर लें कि दुनिया में जो है कहाँ कहाँ पे कितना लाइव स्टॉक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्या बताएं, क्वेश्चन पूछो, हमारे बारे में मत पूछना, बस कायदे का क्वेश्चन पूछना, ज्ञान वाला। बोर्ड हेडक्वार्टर जो है, इकोनॉमिक सर्वे बताएंगे, इकोनॉमिक सर्वे अभी पहले ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी डिस्कस कर लें उसके बाद। फिर बोर्ड और हेडक्वार्टर पूछा है, ठीक है। तो ये तो पुराना ही है कि कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है, रबड़ बोर्ड कहाँ है, टी बोर्ड कहाँ है, तम्बाकू बोर्ड कहाँ है। जब ये देखो बोर्ड पता किया करो तो ये भी पता कर लिया करो कि कॉफ़ी के लिए किस प्रकार का क्लाइमेट चाहिए होता है, कॉफ़ी इंडिया में कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, वर्ल्ड में सेंटोस ब्राज़ील में होती है, समझ रहे हो। तो ये भी पता कर लिया करो। देखो रबड़ जैसे ही था, अगर तुमने वहाँ पे उस समय पता कर लिया होता रबड़ के बारे में, रबड़ बोर्ड जो पहले आया था, तो तुम इसका जवाब दे देते। टी जैसे है, टी बहुत ज़्यादा एडाप्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट को जो है जैसे सहन कर लेती है। जैसे असम का जोरहाट से लेकर के हिमाचल प्रदेश के कुर्ग तक अगर आप देखोगे तो टी सब मिल जाएगी। लेकिन कॉफ़ी के लिए ट्रॉपिकल एरिया ही चाहिए होता है। टोबैको की बात की जाए तो टोबैको जो है इसके बारे में भी पता कर लो, ठीक है। जैसे साउथ में अगर आप देखोगे तो टोबैको वैको। फिर उसके बाद जो है डैम किस रिवर पे होता है, जैसे टिहरी, ठीक है। तो रिपीट है। कोस्ट लाइन स्टेट आपको पता होने चाहिए। देखो कोस्ट लाइन है, मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था, भारत की कोस्ट लाइन कितनी थी, 7,500 थी, लेकिन अब भारत की कोस्ट लाइन बढ़ के 11,000 प्लस हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपको अपडेट पता होनी चाहिए।
अब 7,000 किलोमीटर नहीं रही है, अब 11,000 किलोमीटर लगभग भारत की कोस्ट लाइन हो चुकी है। ठीक है, ये भी पता कर लो कि कोस्ट लाइन किसकी लंबी है किसकी छोटी है। ठीक है, ये पता होना चाहिए किन स्टेट से जो है लगती है, किन से शेयर होती है कोस्ट लाइन स्टेट। ठीक है, फिर 2008 में देखो क्वेश्चन है तपोवन और विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो, चाहे डैम हो, चाहे रिजर्वायर हो, पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूट उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। फिर मैक्सिमम वर्ल्ड में जो है लैंग्वेज कहाँ पे कौन सी बोली जाती है पता होना चाहिए, जैसे इंग्लिश हो गई, चाइनीज हो गई, बंगाली हो गई, हिंदी हो गई। ठीक है, उसके बाद बोर्ड उनके हेडक्वार्टर पता होने चाहिए, जैसे कॉफ़ी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, टी बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड। फिर जो है फर्स्ट डीसैलिनेशन प्लांट इंडिया में कहाँ पे लगा, फर्स्ट डीसैलिनेशन प्लांट तो कवरत्ती में लगा, पुडुचेरी की कैपिटल जो है। फिर 2008 में पूछा गया राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो वो महाराष्ट्र में है। फिर पावर कंजम्पशन पे पूछ दिया है कि पावर कंजम्पशन के बारे में बताओ। समझ रहे हो, भारत में पावर कंजम्पशन कहाँ पे कितना होता है, इसका भी आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। फिर जो है पर्सन उनकी कंपनी पूछ दी हैं, जैसे अशोक लेलैंड और हिंडल्को, स्विट्जरलैंड एनर्जी। ठीक है, तो इनका जो है कंपनी क्या है। उसके बाद जो है लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर सी पोर्ट जो है ये पूछ दिया है। उसके बाद जो है दुलहस्ती पावर स्टेशन पूछ दिया है। उसके बाद जो है बगली हर पावर स्टेशन पूछ दिया है। मेजर और नॉन मेजर पोर्ट पूछ दिए हैं। उसके बाद जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व जो है यूरेनियम के पूछ दिए हैं। यूरेनियम के रिजर्व, यूरेनियम जो है ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है आपको देखने को मिलेगी, और इंडिया में यूरेनियम के रिजर्व उतना है नहीं, शायद है कि नहीं है, थोरियम वोरियम है नीचे साउथ की ओर। ठीक है, टाइटेनियम में भी जो है इल्यूथ्रियम और ये सब मिल जाते हैं। सैंड में जो है आपको बीच सैंड में देखने को मिलेंगे। MMTC लिमिटेड जो है ये कहाँ पे है, तो कंपनी है, पता होना चाहिए। नॉन मेजर पोर्ट, देखो पोर्ट में जो है आपको कुछ मेजर पोर्ट जैसे 12 या शायद 13 पोर्ट हैं। उसके बाद जो है आपको नॉन माइनर पोर्ट जो है इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए और थोड़ा बहुत और पता होना चाहिए। बगली हर पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये पता होना चाहिए कौन सी रिवर पे है, कहाँ पे पड़ता है। फिर साउथ एशियन कंट्री में जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, ठीक है, जैसे बांग्लादेश की है। लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट कहाँ पे है तो प्राइवेट सेक्टर लार्जेस्ट पोर्ट इंडिया में कौन सा है, ठीक है, कौन सा, अडानी वाला है। डैम और उनकी लेक पता कर लो, जैसे गोविंद सागर, कोलेरू लेक, उगई रिजर्वायर, वुलर लेक। वुलर लेक दोस्तों जो है ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी हुई लेक है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर रेयर अर्थ मेटल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में जो है किसके पास ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल हैं। ठीक है, और उनका पूरा पता। रेयर अर्थ मेटल जो होते हैं ना, रेयर अर्थ मेटल, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर न्यूज़ में रहता है, रेयर अर्थ मेटल, और इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। समझ रहे हो, ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्री ले के भी। फिर फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में जो है सलाइन वाटर जो है, अगर टोटल वाटर 100% है तो 100% में से जो है अब बिहार पुलिस की भैया यहाँ पे बात नहीं होती है। ठीक है, बिहार पुलिस की यहाँ पे बात नहीं होती है, सिर्फ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात होती है, तो ये आपके काम का है नहीं। तो फ्रेश वाटर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में अगर 100% वाटर है, ठीक है, मतलब मुझे पता है कि 71% वाटर है, ठीक है, 71 का आप 100 कर लो, ठीक है, तो उसमें से जो 71% है, 71% में से 97% तो सलाइन वाटर है। ठीक है, और सलाइन उसमें से 3% जो है फ्रेश वाटर है, 3% फ्रेश वाटर है, और उस 3% में से जो है कहीं तो जो है मतलब आइस में जो है जमा हुआ है। उसके बाद जो है फ्रेश वाटर बहुत ही कम है, ठीक है, पीने लायक, जो सरफेस वाटर जिसको कहते हो आप, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। फिर 2013 में क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम कंज्यूमर जो है वाटर का थर्मल पावर प्लांट का, ठीक है, कहाँ पे होता है, तो इसका जो है आंकड़ा आपको पता होना चाहिए कि थर्मल पावर प्लांट में कितना पानी यूज होता है, कितना नहीं होता। सरकार उसके लिए कुछ काम भी कर रही है। ठीक है, नेशनल हाईवे पे पूछ दिया 2014 में, तो हाईवे तो बहुत पुराना जो है हाईवे जो है रहा है थीम। फिर रीजन उनका प्रोडक्शन, जैसे किन्नौर में क्या होता है, मेवात में क्या होता है, कोरोमंडल कोस्ट में क्या होता है। फिर 2016 में पूछा है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट जो है मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए, देखो MDR जो मिनरल्स एंड माइंस रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट जो है ना, उसमें जो है माइनर और मेजर मिनरल को अलग अलग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो माइनर पे जो है स्टेट का कंट्रोल होता है और मेजर पे जो है वो कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना रखती है। ठीक है, तो ये जो है आपको MMDR शायद जो एक्ट है उसको आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो है नेट मीटरिंग क्या होती है, जैसे आप अगर देखोगे
तो ये 2016 का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि आज आप अगर सुनते हो तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2025 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है शायद। तो उसमें नेट मीटरिंग का एक कॉन्सेप्ट है। नेट मीटरिंग का मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा बिजली जो होती है, जो आपके घर में यूज होने के पश्चात जो बचती है, वो मीटर के माध्यम से जो है ग्रिड में सप्लाई कर दी जाती है और उसके हिसाब से पर यूनिट जितना आपने सप्लाई बेचा होगा बिजली को, उस हिसाब से आपको पैसे मिल जाते हैं। तो इसी पद्धति को हम नेट मीटरिंग कहते हैं। ठीक है, नेट मीटरिंग। नेट का मतलब होता है जो जैसे जो मैथमेटिकल में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो ग्रॉस का मतलब वही मैथमेटिकल में जो है नेट का मतलब होता है, मतलब टोटल। मतलब जब किसी चीज़ को किसी चीज़ से घटाया जाता है तो उसको हम नेट कहते हैं। जैसे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, और नेट नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये जो है आपको पता होने चाहिए प्रोडक्ट। आगे मैं बात कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट। अब आप कहोगे सर इनलैंड पोर्ट कैसा होता है? देखो, इनलैंड पोर्ट जो है ना, जैसे अमेरिका वगैरह देशों में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे इनलैंड पोर्ट का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप जब जहाज़ में जा रहे हो या मान लो एरोप्लेन में दुनिया में जा रहे हो तो उसमें क्या होता है, बहुत खर्चा आता है। लेकिन जब जैसे भारत जैसा देश है तो यहाँ पर नदियों का जो है पूरा खजाना है भारत के पास, लेकिन भारत कभी उसका यूज़ ही नहीं कर पाता है। आप जो है ये जैसे मान लो दुनिया की चीज़ें चलती हैं तो आप ट्रांसपोर्ट जो है आप नदियों से भी तो करवा सकते हो, समझ रहे हो? अच्छी अच्छी बोटें उतार दो, ठीक है, तो कनेक्टिविटी हो जाएगी। मान लो जो है यहाँ से जाना है मान लो वेस्ट बंगाल, तो गंगा नदी के सहारे जो है उतार दो और गंगा नदी के सहारे आप वेस्ट बंगाल पहुँच जाओगे। सस्ता, सुगम और अच्छा, मज़ेदार। ठीक है, आप कोई भले ये मूर्ख सोचे कि डूब जाए कहीं तो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन जो अमेरिका जैसे देश हैं, हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट में तो कम से कम यूज़ करो चीज़ों को। जो है ठेले या वाहन भेजने की क्या ज़रूरत है? आप नदियों का प्रयोग कीजिए ट्रांसपोर्ट में, तो उससे जो है कॉस्ट कम आएगी और इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा। और इससे जो आपका जो आपने प्रोग्राम इनिशिएटिव ले रखा है लीड वाला, जिसको लॉन्जिविटी और जो है एज और जो है मतलब कंफर्टेबल हो, कम पैसा हो, तो ये कॉप में बैठ के इसी बात पे तो होती है पॉल्यूशन को कम किया जाए, तो लो पॉल्यूशन को कम कर दिया। तो बुद्धिमानी से मतलब जो है अगर डिसीजन लोगे तो काम जो है हो जाएगा। तो इसी को इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है हैंडल करती है। उसके बाद गोदावरी और कृष्णा का लिंकिंग का जो है प्रोजेक्ट का आपको पता होना चाहिए। तो गोदावरी कृष्णा, देखो कृष्णा और गोदावरी जो भी हो, हमेशा क्या याद रखना है कि जब भी रिवर पूछी जाए तो देखो उसके बारे में पता क्या होना चाहिए। रिवर को तैयार करते समय ढंग का क्वेश्चन पूछो। ये देखो बच्चों वाले क्वेश्चन ना पूछो, थोड़ा उच्च लेवल का पूछो। अब पता नहीं क्या उसमें लिख रहे हो। हम क्या कह रहे हैं कि गोदावरी कि देखो रिवर को कैसे पढ़ा जाता है। रिवर को ऐसे पढ़ा जाता है जैसे मान लो जो है कोई भी रिवर हो तो आप पहले ये पता करो कि रिवर ओरिजिन कहाँ से हुई, नदी जो है वो कहाँ से जो है उसका सोर्स क्या है, उद्गम कहाँ से है, फिर वो नदी गिर कहाँ रही जा करके। फिर ये देखो कि नदी जो है नदी के बीच में क्या कोई और नदी भी मिल रही है। जैसे मान लो गंगा जी है, ठीक है, तो वो जो है आपको पता है कि भागीरथी के नाम से गंगोत्री से निकलती हैं, ठीक है। फिर केदारनाथ से जो है मंदाकिनी निकलती है, फिर बद्रीनाथ से जो है आपकी अलकनंदा निकलती है, और ये तीनों जो है मिलती हैं आकर के आपके, तीनों नहीं मतलब रुद्रप्रयाग में मिल जाती है केदारनाथ और बद्रीनाथ से आई हुई मंदाकिनी और अलकनंदा, और आपकी भागीरथी जो है देवप्रयाग में मिल जाती है आकर के। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं कोई ट्रिब्यूटरी हो। अब देखो जब बात ट्रिब्यूटरी की चली तो डिस्ट्रीब्यूटरी भी होगी। मतलब ऐसा नहीं होता कि नदियों में हमेशा नदियाँ मिलती हैं आकर के, नदियों से नदियाँ टूटती भी हैं, समझ रहे हो। जैसे मान लो इलाहाबाद है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है गंगा जमुना सरस्वती, अरे गंगा जमुना सरस्वती नहीं, मतलब आप सरस्वती कहाँ, तो वो तो जो है ऋग्वेद में जो है उसके बारे में मतलब ऐसा माना जाता है, लेकिन अब वो मतलब है या नहीं, अब उसका तो अलग, वो छोड़ दो बात को। हम ये कह रहे हैं कि नदी जो है ये पता कर लो कि कहाँ से निकली, कहाँ से घुस रही है, मतलब कहाँ से उद्गम हुआ और कहाँ पे समाप्त हो गई। नदी में क्या, नदी में क्या जो है कहीं कोई दूसरी रिवर भी जो है आ रही है, या कोई नदी से जो है कोई रिवर टूट के जा रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो नदियों को तैयार करने का यही तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक कंटेंट कितना रिक्वायरमेंट होता है, जैसे डेवलपिंग मान लो जो है सोलर पावर प्रोडक्शन में जो है आप नज़र रखिए कि भारत ने कितना सोलर पावर, जैसे 100 गीगावाट का लक्ष्य जो है जनवरी 2025 में अचीव कर लिया था, और भारत जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है सोलर पावर में। फिर जो है वाटर रिजर्वायर आपको पता होने चाहिए, जैसे अलियार, ईसापुर, कंसावती। तो वाटर रिजर्वायर, देखो नदियों पे अगर कोई डैम बना हुआ है, कोई रिजर्वायर है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर सोलर पार्क जैसे गुजरात में,
केरला में सोलर पावर प्लांट। ये भी पता रखो कि जैसे सोलर से डेवलपमेंट अगर कोई हो रहा है, जैसे मान लो अगर कोई पूरा पूरा एयरपोर्ट अगर सोलर से चल रहा है, जैसे कोचीन में एक एयरपोर्ट खुला है जहाँ पे पूरा सोलर से है, तो ये जो नई नई चीज़ें कुछ नई नवेली, तो उनको ध्यान रखो, क्वेश्चन यहाँ से आया है, ठीक है, इसे नहीं मैं बोल रहा हूँ। फिर रिजर्वायर कौन से स्टेट में है, जैसे घटप्रभा, गांधी सागर, इंदिरा सागर, मैथान। देखो इंदिरा सागर जो है ना, ये 2 जगह पे है, एक इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में भी है, एक इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। फिर कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे देश में आपको जितना भी कोल से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स का जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करके जो कोई रखता है, वो दोस्तों कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ही रखती है। फिर इंडिया का प्रोजेक्ट जो है कनेक्टिविटी पे अगर कोई चल रहा हो, उसको ध्यान में रखो। फिर पोर्ट जो है, देखो ये पुरानी थीम हो चुकी है, आपको बार बार पता है, 2023 में किस पे पूछा है, पोर्ट पे पूछा है कि मुंद्रा, विशाखापट्टनम, कामराजार, इन पोर्ट के बारे में पूछा है कि भैया उनको किस नाम से जानते हैं, वो पोर्ट किस लिए फेमस है, ये भी पता होना चाहिए कि किस लिए जो है वो पोर्ट फेमस है, वो बंदरगाह किस लिए जाना जाता है। फिर 2024 में पूछा है टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि जैसे इंडिया है, देश है, भारत है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भारत का फर्टिलिटी रेट बहुत नीचे जा रहा है। मैं आपको बता दूं फर्टिलिटी रेट के बारे में कि 2.1 जो है मिनिमम फर्टिलिटी रेट जो है रहना चाहिए। आप कहोगे सर 2.1 का है, मतलब 2 का है, नहीं सर, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे मान लो 2 माता पिता हैं, ठीक है, अगर मान लो वो मर जाते हैं तो उनकी जगह पे 2 रिप्लेस करने वाले बच्चे तो होने चाहिए। जब वो मान लो 2 से भी नीचे आ गया, मान लो 1 ही पा गया, तो फिर हमारी जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती चली जाएगी, तो फिर जो है काम करने बचेगा कौन। तो आप कहोगे ठीक है सर 2 का तो हमें आंकड़ा समझ में आया, लेकिन आपने 2.1 का है बोला। अरे कुछ मर भी जाते हैं जिसको कहते हैं मॉर्टेलिटी डेथ रेट, ठीक है, तो जो जैसे जन्म के समय मान लो किसी कारणवश, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है, मेरा तो मान लो जो है, तो उनको भी जो है उसमें शामिल किया जाता है कि 2.1, ठीक है। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो है काफ़ी नीचे आ चुका है, भारत का शायद 1.9 चल रहा है अभी जो सर्वे आया था। और मैं आपको बता दूं कि भारत के जो दिल्ली वगैरह जैसे जो राज्य हैं वहाँ पे शायद जो है 1.2 जो है फर्टिलिटी जो मतलब जो रेट है वो आ चुका है, ठीक है। तो ये काफ़ी चिंता की बात है भारत के लिए। और जैसे भारत के जो लगभग अगर 18 जो बिहार जैसे आप देखोगे तो बिहार का जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। कुल मिला के आपको समझ ये आता है, जो चीज़ आपको बात समझ आई वो ये है कि एजुकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टोटल फर्टिलिटी रेट। whenever you increase the population, whenever you increase the literacy rate, for example in recent time you have seen that Mizoram have become the first Indian state that have completed 100% literacy after Kerala। तो इस चीज़ से आपको ये समझ आती है कि जिस भी जगह पे जो है लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा वहाँ पे पॉपुलेशन जो फर्टिलिटी रेट जो है वो ड्रॉप करेगा। अब उसके पीछे जो है हालांकि कोई मेंस का क्वेश्चन चल नहीं रहा है, बाकी बात तो हम कर लें, लेकिन चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखो, अब एक बात समझो, हम 2024 में चल रहे हैं। अब उस समय क्या था, एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है। दरअसल रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट थी कि जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में वो घट रही है, जैसे इटली के बारे में वो रिपोर्ट थी, ठीक है। तो उसी से क्वेश्चन पूछा था 2024 में यूपीएससी ने, ठीक है, कि एजिंग पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, तो इटली का ये था मामला, ठीक है। तो करंट अफेयर पढ़ते रहोगे तो पता होगा, इसी बार नहीं होगा। फिर जो है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछ दिया। देखो ये है पोर्ट ही से सवाल, 2024 में जो सवाल पूछा है वो पोर्ट से ही पूछा है, लेकिन उसमें एक नया टर्म ऐड कर दिया, ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड का मतलब होता है जहाँ पे अपग्रेड करते हो किसी चीज़ को। अपग्रेड का मतलब जहाँ पे पहले से ढांचा जो है तैयार है, बस उसको आपको ठोक पिक करके अपग्रेड करना है। एक होता है ग्रीन फील्ड का मतलब होता है जहाँ पे आप बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ों को स्टार्ट करते हो, चीज़ों को बनाते हो, तो उसको हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। तो हमारे देश में जो एयरपोर्ट हैं उसमें कुछ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट भी हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। मतलब इस बार जो पोर्ट से पूछा, देखो है थीम वही, पोर्ट ही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन जो पूछने का तरीका होता है, नज़रिया होता है, वो अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। बस यही तो रिसर्च करनी होती है जब डेटा आप इकट्ठा करते हो। और जब कोई बात आप जब डेटा के साथ बोलते हो, फैक्ट के साथ बोलते हो, तो आपकी बात में जो है वजन बनता है। ऐसे नहीं कि जो है मुँह उठा करके कुछ भी जो है बक दिए जा करके, समझ रहे हो। तो मेरा कहना ये है कि जब भी बोले थोड़ा बोले, लेकिन डेटा के साथ, फैक्ट के साथ बोलें, ठीक है। आगे देखो 2025 में क्या पूछा है। 2025 में पूछा है कि इंडियन रेलवे, दरअसल मैं आपको बता दूं, 60 में बता देता हूं
कि भारत की जो रेलवे है, आपने देखा कि पिछले 1 साल के अंतर्गत आपने देखा कि भारत में जो है रेल की दुर्घटनाएं अक्सर आपको देखने को मिली हैं। फिर चाहे वो दिल्ली का स्टैम्पेड हो, भगदड़ हो, फिर चाहे वो बेंगलुरु में जो है वो तो अच्छा चिन्ना स्वामी स्टेडियम का जो है स्टेडियम वाला मैटर था। फिर उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि उड़ीसा में जो है कोई बाला कौन सी वो ट्रेन थी जो है बिड़ गई थी। फिर उसके बाद आपने देखा था कि ऐसे 2-3 हादसे जो है, हालांकि मुझे याद नहीं अभी आ रहे हैं, ठीक है, अभी लाइव बैठा हुआ हूँ तो दिमाग उतना चलता नहीं है। तो कुल मिला के आपने इतना तो देखा ही होगा अगर धरती पर रहते हो कि रेल की दुर्घटनाएं आपने अक्सर देखी होंगी। अक्सर हमेशा चर्चा में जो है कवच रहता था, जिसका नाम है कवच, ठीक है, कवच। तो अब रेलवे देखो जो है, आप देखोगे तो जो है कई बार जो है सवाल भी तो आप देखोगे कि रेलवे में जो है इतना सारा काम हो चुका। तो नेशनल रेलवे, भारत सरकार ने जो रेलवे ने क्या किया कि फ्यूचर के लिए जो है प्लान जो है रेडी किया है, जो है रेलवे को जो है अपग्रेड करेगा और रेलवे को जो है बहुत अच्छे से जो है तैयार करेगा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड पूछ दिया था कि फ्यूचर रेडी जो प्लान है रेलवे का, वो दरअसल 2030 को लेकर के था, ठीक है। चलिए आगे जो है, अब हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी समाप्त हो गई है और उसके बाद जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे आ जाते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो है 1995 से कहानी को स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले कॉफ़ी के बारे में पूछा है, तो कॉफ़ी आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में कहाँ पे, भारत में कहाँ पे होती हैं। फिर 1995 में जो है नॉन सीरियल क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पूछा है, मतलब एक सीरियल क्रॉप होती है अनाज फसलें, और फिर नॉन सीरियल, ठीक है। फिर कॉटन के बारे में पूछा है कि कॉटन का लीडर कौन है, स्टेट, ठीक है। देखो कॉटन टेक्सटाइल, जैसे अभी आप देखोगे तो यूरोपीय यूनियन और इंडिया के बीच में जो मदर ऑफ ऑल डील जो भी हुई है, तो उसमें भी जो है टेक्सटाइल सेक्टर में जो है इंडिया को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जैसे कपड़े आप जो पहनते हो उसमें 2 सेक्टर होते हैं, एक होता है अपरेंट सेक्टर, एक होता है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल जो होता है आपका, तो उसमें क्या होता है कि जो धागा होता है जिसको आप यान कहते हो, यान, अब यान की भी देखो कई सारी कैटेगरी होती हैं, ठीक है। जैसे 22 mm, 25 mm और 28 mm, 33 mm, 33 mm से अबव। तो जितना अच्छा जो है आप कपड़ा, जैसे आप दुनिया का जो है पीटर इंग्लैंड, मतलब मैं बता रहा हूँ सिर्फ जो है कि कई प्रकार का जो धागा होता है, ठीक है। तो धागा में जो है भारत को महारत हासिल रही है, इतिहास से हासिल रही है, ठीक है। जैसे मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया तो कानपुर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद। तो मतलब भारत में जो है कॉटन बहुत पुराने से, जैसे महात्मा गांधी की देख लीजिए, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की जो है डेथ हुई थी, ठीक है, मतलब हत्या हुई थी। तो मुझे उनसे याद आता है कि उन्होंने भी जो है सूत कातना जो है सिखाया था, ठीक है। तो उनको भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी जो है कहीं पे किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती है, यू हैव टू डेवलप विद योर ओन सेल्फ। आगे देखिए 1996 में वैली और इम्पोर्टेंट क्राफ्ट, यानी कि देखो कुछ जो घाटियाँ होती हैं ना, जैसे जम्मू घाटी या ये घाटी या वो घाटी, ठीक है। तो कुछ घाटियाँ, जैसे आप जब ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो घाटियाँ हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे चाय जो होती है, मतलब जो चाय नहीं होती उसके लिए जो है ढलान वाली स्लोप वाली जगह चाहिए होती है चाय की खेती के लिए, पानी नहीं उसमें जगना चाहिए। या जैसे काटन वाटन ले लो तो उसमें भी पानी जो है रुकना नहीं चाहिए। मतलब मैं बता रहा हूँ कि क्लाइमेट जो है वो डिपेंड करता है। तो जैसे काटन हो गया, तो नहीं वैली हो गई, तो घाटियाँ जो होती हैं ना उसमें बहुत अच्छी अच्छी फसलें पैदा होती हैं, जैसे कश्मीर घाटी, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग घाटियों की आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी घाटी में कौन सी फसल। घाटी जब मैं कह रहा हूँ तो उसको हिंदी अंग्रेजी में वैली कहते हैं, ठीक है। वैली भी 2 प्रकार की होती हैं, यू वैली, वी वैली। देखो वीट कल्टीवेशन आपको पता होना चाहिए, वीट, तो गेहूँ जो है उसका एनवायरनमेंट कैसा होता है, कैसा चाहिए होता है। तो रबी, खरीफ, जायद जो है 3 प्रकार की, 4 प्रकार की हिंदुस्तान में जो है नॉर्थ इंडिया में फसल जो है देखने को मिलती हैं। एक व्यक्ति कह रहा है कि मुझे जो है थोड़ा सीखना चाहिए, मेरी भाषा जो है वो अच्छी नहीं है। चलो आपसे जो है हम सीखेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। खेल कूद वगैरह जो है, आपकी बात सही है कि जो है ठीक है, लेकिन हर चीज़ का
दोनों तरीका रहता है ना। अगर जैसे खेल कूद में जो है दुनिया का अगर हम ध्यान रखेंगे तो सीधी सी बात है फिर पढ़ाई मरी जाएगी। हाँ वो बात आपकी सही है कि दोनों को बैलेंस करना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन हम उसको गौर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एरिड और सेमी एरिड जो है एक्सपोर्ट, हमारे भी दिमाग में आता है, ऐसी बात है नहीं, ठीक है। एरिड और सेमी एरिड जो है एक्सपोर्ट इंडिया में जो है फ्रूट का, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पाम ऑयल, जैसे पाम ऑयल, देखो पाम ऑयल के बारे में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो है वेस्ट अफ्रीका का जो है नेटिव है। जैसे आप देखते हो अक्सर न्यूज़ में क्या रहता है कि मलेशिया से, इंडोनेशिया से पाम ऑयल इंडिया ने मंगाया, या ओबेसिटी, चूँकि भारत की बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ रहा है, ठीक है, समस्या ये सबसे ज़्यादा देखने को इंडिया में मिल रही है। तो ओबेसिटी की समस्या को कम करने के लिए भारत सरकार जो है ऑयल जो है वो कम इंपोर्ट कर रही है, ताकि तेल कम आए, तो इससे जो है लोग कम कंज्यूम करेंगे और ओबेसिटी कहीं ना कहीं मोटापा जो है, जब मोदी जी को जो है आपने देखा हो कि प्रधानमंत्री ने जो है 15 अगस्त को जो है लाल किले के प्राचीर से जब ये ओबेसिटी की समस्या को उठाया हो, तो समझिए समस्या कितनी बीमा मतलब जो है भयंकर है। ओबेसिटी सिर्फ जो है एक समस्या नहीं, बल्कि ये जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जो कि 73% ऑफ द वर्ल्ड पेशेंट्स आर, मतलब अगर देखा जाए तो इससे ग्रसित चल रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब उन्हीं चीज़ों की ओर जो है इशारा लेकर के जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो ट्रोपिका नहीं, ट्रोपियोका मैं आपको बताऊं कि कसावा को कहते हैं, और ये एक प्रकार का जैसे आलू खाते हो ना, तो उसी तरीके से मतलब इसको वैसे कहा जाता है। मतलब ये इंडिया में बहुत कम ही होता है ट्रोपियोका, कसावा जिसको कहते हो कसावा, ठीक है। काटन, जूट, ग्राउंड नट, ये जो है किस स्टेट में पाया जाता है वगैरह पता होना चाहिए। फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है फ्यूल वुड का जो है इंडिया वर्ल्ड में कौन है। फिर टीक हो गया, देवदार हो गया, सैंडलवुड हो गया, सुंदरी हो गया, किस स्टेट में पाया जाता है। फिर ऑयल सीड जो है इंडिया में कौन, देखो ये जो मैं आपको बोलता जा रहा हूँ ना, जैसे टीक, देवदार, सैंडलवुड, सुंदरी, आपको सिर्फ ये पता नहीं करने हैं। जब मैं आपको बोलूँ कि काटन, तो आपको काटन का क्लाइमेट पता होना चाहिए, काटन वर्ल्ड में कहाँ पे होता है, काटन इंडिया में कहाँ पे होता है। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, काटन का क्लाइमेट, काटन इंडिया में, काटन वर्ल्ड में। अभी मैं इकोनॉमिक सर्वे नहीं ले रहा हूँ, अभी इकोनॉमिक ज्योग्राफी चल रही है, और अभी मैं इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ूंगा, उसमें से बताऊंगा, ठीक है। अभी दूसरी तरफ जो है दिमाग को मत ले जाओ मेरे, जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे करने दो। और इतना जो है शक्तिमान कोई नहीं होता कि 50 काम एक बार में कर पाएगा। हमारी जगह आकर के बैठ के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा, आटा दार का भाव पता चल जाएगा। ग्राउंड नट, शुगर केन, रागी, टोबैको, ये जो है स्टेट और ज्योग्राफी मतलब आपको बतानी है कि ग्राउंड नट, शुगर केन, रागी, टोबैको जो है ये किस स्टेट में कहाँ पे होती है, ठीक है। तो आपको मैं फिर बता चुका हूँ, जैसे ग्राउंड नट, शुगर, रागी या टोबैको हो गया, तो इसके 2-3 चीज़ें पता कर लो। इंडिया में कहाँ पे होती है, क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है, और वर्ल्ड में कहाँ पे होती है। ये मैं आपको बार बार नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको इतना काम करना है। बार्ले, राइस, मिलेट, टी पूछा है, काटन, ग्राम, ब्लैक पेपर, पाइनएप्पल, ठीक है। मिनरल ऑयल एरिया जो है इंडिया में बताना है, काटन, फ्लैक्स, शुगर बीट, जूट, इनके लिए रेनफॉल टेम्परेचर कैसे चाहिए होता है। फिर 99 में पूछा है टिम्बर, कंट्री मतलब अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है, तो वो आपको पता होने चाहिए टिम्बर के। फिर मिनरल और उनके मेजर प्रोड्यूसर, जैसे मिनरल ऑयल, कॉपर, मैग्नीज, बॉक्साइट। फिर कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड सेंटोस को कहते हैं, जो ब्राज़ील में पाया जाता है। शुगर केन जो है स्टेट वाइज आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कितना पाया जाता है। मेज हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कहाँ कहाँ पे। फिर जो है जो वीट की बहुत सारी वैरायटी आती हैं, आप देखते होगे आज जो है जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, वो कई हाइब्रिड आते हैं, कई मतलब अलग अलग प्रकार के आने लगे हैं, तो उसमें जीनोम एडिटिंग होती है। तो उसकी जो कई प्रकार की जो वैरायटी आती है, जैसे अर्जुन हो गई, सोनालिका हो गई, वीट की जो वैरायटी हैं, तो वो पता होनी चाहिए। नई नई कोई वैरायटी अगर आ रही है मार्केट में। एवरेज एनुअल टेम्परेचर, एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए होती, मतलब जो है भारत में कहाँ पे कितना पानी बरसता है इसका पता होना चाहिए। देखो एक बेसिक सा आइडिया है कि अगर आप जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर जाओगे तो पानी जो है वो बढ़ता जाता है, समझ रहे हो, क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून होता है ना वो इधर से उठता है, समझ रहे हो, और उधर नॉर्थ की ओर जाता है, तो ईस्ट से वेस्ट आने पे पानी बढ़ने की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। और जब आप साउथ से जो नॉर्थ की ओर जाते हो तब भी जो है पानी अगर देखा जाए तो घटते से बढ़ते की ओर जाता है।
तो ये आपको क्रम पता होना चाहिए कि एनुअल एवरेज टेम्परेचर जो है रेनफॉल भारत में कहाँ पे कितनी होती है, टेम्परे जिसको रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। पल्स भारत में दालें के बारे में पता होना चाहिए, दालों की इकोनॉमी के बारे में। इंडिया इंपोर्ट कहाँ से करता है क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये हमेशा बदलता रहता है, ये 2003 का क्वेश्चन है। फिर जो है राइस प्रोडक्शन ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे कहाँ पे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि राइस का जो प्रोडक्शन है वो भारत की वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं, ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा होता है। इसके पीछे जो कारण है, भारत की वेस्टर्न कोस्ट पे चावल की उत्पादन ज़्यादा होता है, ईस्टर्न कोस्ट पे चावल का उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं होता है। आप कहोगे सर समुद्र है इसलिए जो है चावल का उत्पादन उधर ज़्यादा होता होगा, बस यही गलत बात है। समुद्र के कारण चावल का उत्पादन ज़्यादा नहीं होता है, राइस का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि ईस्टर्न कोस्ट पे जो है मैं आपको बता दूं तो बहुत सारी जैसे गोदावरी, महानदी, ये जो नदियां हैं ना उनका बेसिन वहाँ पे है ईस्ट कोस्ट पे, इसलिए जो है चावल का उत्पादन ईस्ट कोस्ट पे ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू वेस्ट कोस्ट। एंड आपको ये चीज़ सबसे पहले याद रखनी है कि जो ईस्ट कोस्ट है ना उस पर कारण क्या है, नदियाँ हैं, नदियाँ का जो बेसिन है वो कारण है। फिर 2003 में देखो आयरन स्टील से पूछा है, कॉफ़ी से पूछा है, टेक्सटाइल से पूछा है, मरीन से पूछा है, ठीक है। काटन के बारे में 2003 में पूछा है। फिर 2003 में जो है शुगर के बारे में पूछा है। फिर 2003 में शुगर और बैगेस मोलेस, देखो शुगर की प्रोडक्शन जो मेथड होती है ना उसको भी देख लेना। ऑयल सीड के बारे में, खरीफ फसलों के बारे में, एनुअल रेनफॉल वही दोबारा। फिर भारत जो है राइस, व्हीट, कोर्स सीरियल, पल्सेस का उत्पादन कितना करता है। हाई क्वालिटी गैस रिजर्व जैसलमेर के सागड़ में देखने को मिले। चिकमंगलूर शुगर के लिए जाना जाता है। मांड्या जो है कॉफ़ी के लिए जाना जाता है, मांड्या कर्नाटक में पड़ता है। लैंड यूज भारत में कितना होता है, जैसे मैं आपको बताऊं तो भारत में जो है 48% एरिया जो है इरीगेटेड है, और जो चाइना में है वो 50% है। भारत में जो फॉरेस्ट है वो शायद 25% है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। तमिलनाडु जो है वो कॉटन में जो है ज़्यादा लीड क्यों करता है, इसके पीछे आपको रीज़न पता होना चाहिए। फिर कॉफ़ी और टी की कल्टीवेशन में डिफरेंस क्या है, तो देखो कॉफ़ी जो है उसको एकदम सख्त ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता है, टी जो है काफ़ी एडाप्टेबल होती है, ठीक है, ये डिफरेंस है। फिर पीपर जो है उसका क्लाइमेट क्या होता है, रैन कितनी चाहिए होती, हिल कैसी चाहिए होती, एनुअल रेंज और टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है पीपर के लिए। ऑर्चिड आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश वगैरह में जो है ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और भैया सीजीएल ईजीएल का जो है मैं नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में जानता हूँ, और जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ उसका मैं गलत राय नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। अगर आप समझदार होगे तो आप समझ जाओगे, बाकी कुछ तो जो है गाली बक के चले जाएंगे। काऊ पी, ग्रीन पी, पिजन पी, ये सब जो है पल्स जो होती है ना दालें, उनके जो है वैरायटी हैं। तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे प्रोडक्शन इंडिया में होता है, वर्ल्ड में कहाँ पे होता है, इसका क्लाइमेट कैसे चाहिए होता है। फिर कौन सी फसलों के लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो ऑप्शन आपको दे देगा कि ग्राउंड नट, सी सैम और पर्ल मिलेट। फिशिंग ग्राउंड जो है वर्ल्ड के कहाँ पे, तो फिशिंग ग्राउंड वर्ल्ड के वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे कोल्ड करंट और हॉट करंट जो है ये जो है आपस में टकराते होंगे, समझ रहे हो। सीजल में जब मैंने आज तक जो है एसएससी सीजल का जो है पेपर दिया नहीं है, तो मैं कैसे आपको सीजल का बता दूं, मुझे जो है सीजल के बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ अगर कोई मतलब मुझे नहीं आइडिया है। नेचुरल गैस, वाई आर यू सो रूड, आई एम नॉट रूड, आई जस्ट टॉक स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट गोलमोल टाइप ऑफ टॉकिंग। नेचुरल गैस गोंडवाना, माइका, कोडरमा, धारवाड़, पेट्रोलियम। देखो नेचुरल गैस कहाँ पे पाई जाती है, पेट्रोलियम कहाँ पे पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसका दरअसल कारण टेक्टोनिक से है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे ना जो डीकेन वाला जो प्लेट्यू है वो टकराया था, तो उसी से ताल्लुक इसका है। फिर कोल बेड मेथन, सेल गैस में क्या डिफरेंस होता है, कोल बेड मेथन, सेल गैस। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है राइस का वर्ल्ड में कौन है, राइस देखो, राइस जो है ना, राइस चावल पे बहुत समय से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं दरअसल इस समय पढ़ा रहा हूँ और इसलिए कमेंट पे क्या पूछा है, मेरा थोड़ा हेल्प कर सकते हो, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल फॉर माई ट्यूशन लास्ट मंथ फी, कैन यू हेल्प ली मी। भैया जो है मुश्किल है, हमारे चैनल पे आप ऐड देखते हो, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। माइनर मिनरल वर्ल्ड में जो है, माइनर मिनरल जो है वर्ल्ड में
वो आपको पता होने चाहिए। नहीं, इंडिया में जो है माइनर मिनरल और मेजर मिनरल, ऑफिशियल डिजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल। मेजर मिनरल जो है, मेजर और माइनर मिनरल के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक जो है सोर्स आप बताइए, तो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स जो है आपको पता होना चाहिए, 2022 का क्वेश्चन है। तो मतलब इंसानों के द्वारा क्या जो है कैसे होता है। तो दोस्तों जो है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स जो है आपको बताने हैं कि मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का एंथ्रोपोजेनिक सोर्स क्या है। तो दरअसल जब हम राइस का कल्टीवेशन करते हैं ना, तो वो जो है जब आप करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है आप नुकसान एनवायरनमेंट को पहुंचाते हो। तो उसके लिए जो है राइस इंटेंसिफिकेशन सिस्टम जो है नया लाया गया। राइस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बस यूपीएससी राइस को घुमा फिरा कर पूछता रहता है। 2022 में देखो टी प्रोड्यूसर से पूछा है, चाय के उत्पादक, तो ये कोई नया तो है ही नहीं, पुराना है। तो 2022 में फिर पूछा है कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, तो देखो 2000 फिर देखो पूछ दिया है 2022 में सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। कोकोआ का पूरे दुनिया में प्रोड्यूसर कौन है। फिर उसके बाद जो है फीड स्टॉक के बारे में जो है पूछा है। फिर इथेनॉल प्रोड्यूसर जो है वर्ल्ड में आपसे पूछा है कि कौन है। तो जैसे अमेरिका हो गया, तो वो जो है अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, ठीक है। और उनके यहाँ पे क्या है कि जीनोम मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, उन्हीं का प्रयोग करते हैं एथेनॉल में। फिर जो है स्टेट और उनकी माइंस से रिलेटेड पूछ दिया है, ठीक है, जैसे मैग्नीज, निकल, लीड, जिंक। तो स्टेट और उनकी माइंस वगैरह जो है आपको पता होनी चाहिए कि कौन से स्टेट में कौन सी माइन पड़ती हैं, ठीक है। कोक ब्लास्ट फर्नेस मेथड क्या होती है स्टील और आयरन प्रोडक्शन में। मेजर इंपोर्ट जो है बॉक्साइट का इंडिया से। कॉपर डिपॉजिट जो है इंडिया में कहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मिनरल ऑयल, कॉपर, मैग्नीज, बॉक्साइट, इसके प्रोड्यूसिंग कंट्री। लाइम स्टोन जो है उसका स्टेट में प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। क्वार्टजाइट जो है लाइम स्टोन, ऑब्सीडियन, सैंड स्टोन, सेल, ठीक है। पावर सेक्टर के बारे में तो हमें ही पढ़ना है, पावर प्लांट वगैरह में जो है, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है क्रूड और पेट्रोलियम हमेशा पता होना चाहिए। कमोडिटी इंपोर्ट आपको पता होनी चाहिए, पल्स, प्रीसियस मेटल्स या जो स्टोन्स वगैरह होते हैं। देखो अभी जैसे इंडिया और यूरोपीय यूनियन के साथ जो ट्रेड डील हुई है ना, उसमें इंडिया को जो ज्वेलरी है या जेम्स हैं उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। तो आप ये थोड़ा नज़र रखा करो, प्रीसियस जो स्टोन्स होते हैं, पत्थर कौन से भारत जो है बेचता है, क्या डायमंड वगैरह जो है बेचता है। मिनरल और उनकी लोकेशन पता कर लो, ठीक है। अब बस जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी ख़त्म होने वाली है, अब इकोनॉमिक सर्वे उठाएंगे। और बीच सैंड पे जो है क्या पाया जाता है, ऐसे भैया जो है हम कैसे ट्रस्ट कर लें हैं। इस प्रकार से जो है कोई तरीका थोड़ी ना होता है कि किसी के जो है चैनल के नीचे जाकर कमेंट जो है ऐसे कर देना जा करके, है ना। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, आप कर सकते हो। थोड़ा सा जो है आत्मविश्वास, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा किया करो, है ना। अच्छा नहीं लगता है। सब्सटेंस जो है बीच और केरला वगैरह जो है, लार्ज रिजर्व जो है डायमंड का, रायपुर, किम्बरले, डायमंड का रिजर्व पता कर लो। बालाघाट किस लिए जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में मिनरल क्या पाए जाते हैं, थोरियम के बारे में। गोंडवाना रॉक्स जो है किस लिए फेमस है, थोरियम का जो है कहाँ पे है भारत में, थोरियम रिसर्च वगैरह। स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री भारत में। सेल गैस कहाँ पे है, सेल गैस के बारे में आपको बता दूं तो नए कैम्बे बेसिन वगैरह जो है, कृष्णा गोदावरी, 6 नए जो है आइडेंटिफाई जोन किए गए हैं। ऑक्सन नॉन कोल माइन प्लस गोल्ड माइन, तो गोल्ड माइन और जो है आयरन माइन वगैरह जो है पता होनी चाहिए। कोल सेक्टर, स्टील स्लैग। वेस्ट टेक्सास किस लिए जाना जाता है, तो क्रूड ऑयल के लिए जाना जाता है। वर्ल्ड में जैसे कुछ फेमस शहर होते हैं ना, उनके बारे में पता होने चाहिए। मोनाजाइट, ठीक है, तो मोनाजाइट ये केरला में दरअसल जो है, मोनाजाइट दरअसल ये एक थोरियम से रिलेटेड है। इल्मेनाइट, रुटाइल, ये जो है सैंड बीच पे पाया जाता है। टाइटेनियम, ठीक है, तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट में आता है।
रेयर अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 का क्वेश्चन है। 2023 में पूछा है कांगो बेसिन के बारे में, ठीक है, कांगो बेसिन 2023 में पूछा है, तो बेसिन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। फिर जो है कोबाल्ट कहाँ पे पाया जाता है, तो कोबाल्ट जो है आपको डीआरसी में मिलेगा, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो देखो ये रिलेटेड है क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखो, कोबाल्ट और कांगो बेसिन दो अलग क्वेश्चन है लेकिन सेम ही क्वेश्चन है। फिर 2023 में जो है पूछा है यूरेनियम के बारे में, ठीक है, यूरेनियम की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इंडिया में, ठीक है। कांगो बेसिन के बारे में 2024 में फिर रिपीट कर दिया, तो कांगो बेसिन फिर पूछ लिया। भैया रिपीटेंस होता है, बस यही आंख नाक कान हम खोलने आए हैं। मीजोपाज जो है ये एटमॉस्फेयर की एक लेयर है, मीजोपाज एक एटमॉस्फेयर की लेयर है। मीजोस्फीयर जो होता है ना, वो जहाँ पे रुक जाता है उसी को मेजो पाउच कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ट्रोपोस्फीयर होता है, ट्रोपोपॉज कहते हैं। ये ज्योग्राफी का लेक्चर नहीं, आज जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी की बात हो रही है। रेयर अर्थ, देखो अब हम 2025 पे आ चुके हैं, 2025 में देखेंगे कि क्या कैसे पूछा गया है। सबसे पहले रेयर अर्थ के ऊपर पूछा गया है, तो रेयर अर्थ के बारे में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर ये करंट अफेयर में रहता है रेयर अर्थ एलिमेंट, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और लेकिन पूछने का तरीका अलग है। पूछने का तरीका ये है कि इसने इसमें पूछा है कि रेयर अर्थ का यूज़ टेलीविज़न, कंप्यूटर मॉनिटर, फास्फोरेसेंट प्रॉपर्टी, जो फास्फोरेसेंट प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे जो टेलीविज़न या कंप्यूटर होते हैं उसमें जो कलर अलग अलग प्रकार के रेड, ब्लू, ग्रीन वगैरह जो निकलते हैं, उसके पीछे जो जिम्मेदार होते हैं वही रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं। तो इतना अंदर से पूछेगा, ये मतलब कल्पना नहीं की होगी, लेकिन ये याद रखिए कि रेयर अर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मत पूछिएगा कि यूपीएससी ऐसे पूछेगा, यूपीएससी बहुत डीपली पूछता है कभी कभी, ठीक है। तो उसने समझ लिया कि रेयर अर्थ में सबको ही रट्टा मार रहा है, तो उसने इतना घुमा करके पूछा है, ठीक है। फिर 2025 में पूछा है कि कंट्री और उसके रिसोर्स बताओ, जैसे डायमंड, लिथियम, निकल, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे मतलब होते हैं। फिर 2025 में पूछा है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये दरअसल जो है एक प्रकार की डील है जो बहुत से देशों के साथ जो है हुई थी G20 में शायद, ठीक है। तो मिनरल को जो है सिक्योर करने के लिए इंडिया ने इस पर सिग्नेचर किए थे। और माइंस और मिनरल्स एक्ट पे पूछ दिया है 2023 में जो था। फिर कोल गैसिफिकेशन जो है, ये क्या चीज़ होती है कोल गैसिफिकेशन, और कोल गैसिफिकेशन का प्रयोग एथेनॉल और यूरिया दोनों के उत्पादन में किया जा सकता है, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग। फिर 2025 में ये पूछा कोल, देखो इसमें कुछ तुम्हें नया लग रहा है, सब पुराना ही है, समझ रहे हो। बस ये रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो तो करंट अफेयर में बहुत पहले से था, और रेयर अर्थ एलिमेंट जो है बहुत पहले से भी पूछा भी था, अभी मैंने आपको बताया था। फिर माइनर और मेजर मिनरल पे जो है पता होना चाहिए कि स्टेट के पास कौन से मिनरल हैं, सेंटर के पास कौन से हैं, ठीक है। अब हम आ चुके हैं, अब हमारा ये खेल ख़त्म हो चुका है। अब चलिए जो है, अब जो है हमारा अगला नंबर है, अगला नंबर जो हमारा है, क्या नंबर है, अब हम गवर्नमेंट स्कीम एक बार देख लेते हैं, गवर्नमेंट स्कीम, और उसके बाद जो है इकोनॉमिक सर्वे। तो गवर्नमेंट की स्कीम जो है एक बार देख लेते हैं। देखो गवर्नमेंट स्कीम में जो है कुछ स्कीम है जिनके नाम आप एक बार इसे सुन लें और बस, बाकी स्कीम में जो है कुछ ऐसा डिटेल में नहीं। देखो जवाहर रोजगार योजना, हेल्थ मिशन, अरे भैया आपको पता है तो अच्छी बात है, हम पर्चे छपवा दें क्या कि CRR और ये आपको पता है तो पर्चे छपवा दें क्या? क्या फालतू की बात कर रहे हो, हमें मैच्योरिटी जो है आपको 2 पैसे की नहीं लग रही है, व्यर्थ की बातें कर रहे हो फालतू की। आपको पता है अच्छी बात, हम पर्चे थोड़ा छपवा देंगे उसमें, ये कमेंटें नहीं पहली बात करनी चाहिए। देखो जवाहर रोजगार योजना 1995 में, इसके बाद जो है हम इकोनॉमिक सर्वे को स्टार्ट करेंगे और फिर आपको जो पूछना पूछ लेना। गवर्नमेंट स्कीम में जो है कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, बस अभी ख़त्म कर लेते हैं। देखो हेल्थ मिशन, और फिर जो है राष्ट्रीय महिला कोष, महिला समृद्धि योजना, इंदिरा महिला योजना, महिला समख्या प्रोग्राम, ये सारी PPT आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। राष्ट्रीय महिला कोष, महिला समृद्धि योजना, इंदिरा महिला योजना, महिला समख्या प्रोग्राम, ये मतलब ये पता रखो कि योजना जो है वो किसको बेनिफिट दे रही है, किस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च की गई है।
फिर अर्बन माइक्रो इंटरप्राइजेज, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड शेल्टर अपग्रेडेशन, नेहरू रोजगार योजना। नेशनल रिन्यूएबल फंड का ऑब्जेक्टिव क्या था? एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम क्या होती है? स्वर्ण जयंती सहकारी योजना, फिर स्वर्ण जयंती सहकारी रोजगार योजना। देखो कंटिन्यू, ये हम 1995 से चल रहे हैं, 2025 तक जाएंगे। सन 2001 में पूछी गई नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। 2001 में पूछा गया अंत्योदय अन्न ग्राम सड़क, सर्वप्रिय जवाहर ग्राम समृद्धि। 2002 में पूछा गया है अंत्योदय अन्न योजना, नेशनल ओल्ड एज पेंशन BPL। 2002 में पूछा गया है नेशनल रिन्यूएबल फंड। 2004 में पूछा गया है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अन्नपूर्णा स्कीम। 2005 में पूछा गया है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। 2006 में पूछा गया है निर्मल ग्राम पुरस्कार। 2008 में पूछा गया है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी का लक्ष्य, जैसे इस बार 2025 में रेलवे का पूछा गया। 2008 में पूछा गया है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जैसे इस बार जो है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना पूछी गई। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी 2006 की। रोहित शर्मा क्रिकेट खेल लो जाकर के, फालतू का क्वेश्चन ना किया करो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो ज्ञान मिल रहा है उससे नहीं लेना देना है, लेकिन उन्हें प्रीलिम्स का स्कोर जानना है। बहुत बड़े तीरंदाज हो तो जो है अपना काम कर लो जाकर, क्यों जो है बकवास की फालतू के क्वेश्चन क्या करते हो? तुम्हारा पूछने का मतलब क्या है इसके पीछे? जब कुछ जानते नहीं हो ABCD, कहीं से आप गए होगे लाइव में, बस पूछना स्टार्ट। 2009 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राजीव गांधी शिल्पी बीमा योजना। 2010 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑब्जेक्टिव। फिर 2010 में जो है नेशनल रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी। 2011 में आम आदमी बीमा योजना। 2012 में आशा योजना। 2012 में जननी सुरक्षा योजना। 2012 में नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। 2014 में सीड रिप्लेसमेंट रेट को लेकर के। 2014 में इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। 2014 में जो है ड्रॉट प्रोन एरिया को लेकर के, मतलब सूखा हुआ इलाका को लेकर के। PM जनधन योजना 2015। 2016 में राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान। 2016 में 2016 में अटल पेंशन योजना। 2016 में PM मुद्रा योजना। 2016 में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ये कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या होती हैं, ठीक है। ये दरअसल गोल्ड का अल्टरनेटिव है, इसमें बॉन्ड जारी किए जाते हैं और कहीं में जो है सोना जमा कर लिया जाता है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, 60 में समझ लो। 2016 में स्वयं एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। 2016 में मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, ये 2016 में स्टार्टअप इंडिया मिशन स्कीम। 2017 में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। 2017 में प्रायर लर्निंग स्कीम। भैया तुम्हारे में सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करो जा करके, समझ रहे हो, फालतू का बहस ना करो। 2017 में नेशनल पेंशन स्कीम। 2017 में उन्नत भारत अभियान। 2017 में विद्यांजलि योजना। 2017 में नेशनल कैरियर सर्विस। 2017 में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 2017 में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। 2018 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 2018 में डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2019 में अटल इनोवेशन मिशन। 2022 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। 2022 में इंडियन सैनिटाइजेशन कोलिशन जो है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री बता दो, फाउंड किसके द्वारा, जननी सुरक्षा योजना 2023। 2023 में एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी। 2023 में इंडिया पब्लिक सेक्टर हेल्थ सिस्टम। 2024 में 100 मिलियन फार्मर। 2024 में PM श्रम मानधन योजना। 2024 में PM सुरक्षित मातृत्व अभियान। 2024 में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। 2025 में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 2025 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन और 2002 में पूछा गया, हटाओ। तो ये चीज़ आपको समझ आई कि कुल मिलाकर के जो योजना जो पूछी गई हैं, वो योजना मेनली जो है, अगर आप इंडियन सोसाइटी पढ़ोगे तो सोसाइटी में देखो महिलाओं को लेकर के और पेमेंट इंक्लूजन को लेकर के, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, जो योजना अक्सर हाईलाइट में रहती हैं। ऐसा नहीं होगा कि बहुत पुरानी धरी धराई पूछ ली हो, ठीक है, बेसिक बातें हर योजना के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे इस बार 2026 में क्या लगता है कौन सी मतलब जो है पूछी जाएंगी, ये जो है आप कमेंट करके हमें बताएं। जैसे जो है कई योजनाएं जो है आपने देखी होंगी, जैसे अभी देखो वो वाली ले लो, जी राम जी बिल जो भी आया, ठीक है, उसमें ले लो, या अभी फार्मर को लेकर के बजट में जो बात कही गई थी,
वो वाली योजना, 100 डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो है जो चर्चा में रहती हैं उसी पे अक्सर पूछा जाता है। तो आप अब इनका थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए कि किसी और से पूछी जाती हैं। अक्सर जो योजना अक्सर चर्चा में रहती हैं, जैसे ये देखो, ये पूछी गई थी, कौन सी गई, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन स्कीम। ये इसलिए पूछी गई थी क्योंकि हमारे यहाँ पे स्वामित्व स्कीम जो है अक्सर प्रधानमंत्री मोदी जी बात इसकी कर चुके हैं, ठीक है। और वही योजनाएं अक्सर होती हैं जो अक्सर चर्चा में रहती हैं, तो कोई बाहर से नहीं आ जाएगी, बस हल्का फुल्का हर योजना के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये देख लेना कि फंडिंग किस योजना में जो है कौन कितनी देता है, ठीक है, कहाँ से जो है कितना पैसा मिलता है। चलिए, अब जो है सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब हम आ चुके हैं। अब हमारा चलेगा, क्या चलेगा, अब हमें बात करनी है किस चीज़ पे बात करनी है, अब हमें बात करनी है इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, ठीक है। अब इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जो है बात करना पड़ेगा। चलिए जो है इकोनॉमिक सर्वे के बारे में देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे दोस्तों कल आया हुआ था, ठीक है। तो अब इकोनॉमिक सर्वे पे जो है विचार करते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है हमारे सामने ओपन हो चुका है। देखो, इकोनॉमिक सर्वे में अब आपको इतना आइडिया लग चुका होगा, आज ये चौथा लेक्चर है। हम एंशिएंट मेडिवल कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी और जो है इंडियन इकोनॉमी, ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, गवर्नमेंट स्कीम कर चुके हैं। अब आपको इकोनॉमिक सर्वे दिखाता हूँ जो 2025 और 2026 का है। देखो, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में सबसे पहले तो बेसिक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो इकोनॉमिक सर्वे है इसकी बेनिफिट क्या होता है। इकोनॉमिक सर्वे जो है ये आपके जीएस पेपर 3 में जो इंडियन इकोनॉमी होता है उसमें आपको ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्लानिंग और जो रिफॉर्म होते हैं उनमें जो है आपकी हेल्प करेगा आंसर राइटिंग में, ठीक है। उसके बाद जो आपका एसे का पेपर होता है उसमें जैसे ग्रोथ, इंक्लूजन, स्टेट कैपेसिटी, रिफॉर्म, गवर्नेंस, इसमें आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद जो है अब हम देखो कुछ बोल देंगे तो फिर जो है बवाल हो जाएगा, है ना। अब अगर कोई गली में जो है भौंक रहा है तो उसको रिप्लाई देना जरूरी थोड़ी ना है, काम की चीज़ होगी तो रिप्लाई दिया जाएगा। फालतू के सवाल करोगे, तुम सोच रहे हो तुम्हारा रिप्लाई देंगे, तो इतनी अभी क्षमता थोड़ी ना हुई है। चलिए आगे देखते हैं कि देखो जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी मैंने यूटिलिटी क्या बताई। एक तो जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्लानिंग, रिफॉर्म में काम आएगा। फिर ऐसे पेपर में जो है आपके काम आएगा जैसे ग्रोथ हो गया, इंक्लूजन हो गया, स्टेट कैपेसिटी, रिफॉर्म, गवर्नेंस, इसमें लिखने में आपके काम आएगा। इंटरव्यू में जो है आपको इकोनॉमिक की अवेयरनेस होगी और आपको डेटा बोल पाओगे, इसलिए आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए। पॉलिसी की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, आप अपने बैलेंस व्यू पॉइंट जो है इंटरव्यू में देख पाओगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में आया क्या है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे में चलिए जो है देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने इकोनॉमिक सर्वे की जो है रिपोर्ट सामने रखी हुई है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडिया का जो जीडीपी रहा है, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट रहा है वो हमारे सामने रखा हुआ है। तो जो जीडीपी का ग्रोथ है वो अगर आप देखोगे तो पिछले कई सालों से इस बार जो जीडीपी है वो कम रहा है, ठीक है। जीडीपी का ग्रोथ रेट आप देखोगे तो कम रहा है। उसके पीछे जो है कारण जो है आपको पता चलेंगे। तो आपने अनसर्टेनिटी जो है देखी, ठीक है। और अनसर्टेनिटी का मतलब आपने पूरी दुनिया में जो है युद्ध देखे, आपने टैरिफ वार देखा, आपने जो है जो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर जो है जो मिनीलेटरलिज्म की ओर जो है दुनिया जा रही है, मल्टीलेटरलिज्म जो है कमज़ोर हो रहा है, यूएसए का जो है डब्ल्यूएचओ से निकल जाना, यूएसए का जो है 66-60 लगभग जो है इंस्टीट्यूशन से बाहर हो जाना, तो ये सब एक अनिश्चितता की जो है घड़ी पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। इसीलिए आप देखोगे कि जो भारत की जो ग्रोथ है उसमें अन्य देशों की तुलना में तो हमारी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आप थोड़ा सा ग्रोथ देखिए तो देखोगे कि 2022-23 में भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी, जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी वो 7.6 थी। 2023-24 में जो है आप देखोगे तो 9.2 हो गई। 2024-25 में जो ग्रोथ रेट है 6.5 है और 2025-26 में जो ग्रोथ रेट है 7.4 है और 2026-27 में जो ग्रोथ रेट जो एक्सपेक्ट की जा रही है ये एस्टिमेट है, ठीक है। तो जो
अच्छा पढ़ा कैसे जाता है, तो ये देखो कुछ स्टेट स्टार मार्क आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप देखिएगा जो जिसमें 1 स्टार लगा है वो प्रोविजनल एस्टिमेट है, समझ रहे हो, वो सिर्फ एस्टिमेट है। और जिसमें जो है 2 स्टार लगे होते हैं वो एडवांस एस्टिमेट हैं। जैसे 2025-26 का वो अच्छा डाटा होगा, 2026 और 2027 की जो ग्रोथ रेट यहाँ पे पहले बता दी जाती है, ठीक है। तो पिछले साल 2025-26 में हमारी जो ग्रोथ रेट रही है वो 7.4 रही है, ठीक है, 7.4 ग्रोथ रेट रही है। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये रहा, सिंपल सा आप इसे समझ लो कि अगर आपने मार्च के महीने में 100 रुपये का उत्पादन किया था और अप्रैल के महीने में मान लो आपने तो मार्च में मान लो आपने 100 लीटर दूध उत्पादन किया, अप्रैल में आपने 107 लीटर 107 लीटर, तो आपने 7% की ग्रोथ दर्ज की। ऐसे जीडीपी होती है, तो जीडीपी पिछले साल हमारी 7.4% ग्रोथ रेट थी, ठीक है। इस वर्ष जो अनुमान है वो 6.8 से लेकर के 7.2 का अनुमान जो है लगाया गया है, ठीक है। और मैं आपको एक बेसिक बात और बता दूं कि जो ये इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा होता है, बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। इसको प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। तो चलिए, तो ग्रोथ रेट हमारी भविष्य में क्या रहने वाली है, 6.8 से 7.2। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे की हाइलाइट्स हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे का जो 700 पेज का होता है वो आपको नहीं पढ़ना है। ये दरअसल जो पॉइंट आपको मिलेंगे ना, ये आप आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो है आप कहीं कहीं जगह पे जो है लगा सकते हो सकता है प्रीलिम्स से पूछ दे, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो है वो 7 से 800 पेज जो है आपको नहीं पढ़ना होता है। जो फैक्ट है उनको निकाल लीजिए, लिख लीजिए, और अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत जो है 60 में पढ़ सकते हो। फिर पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें, पर कैपिटा जो नेशनल इनकम है, नेट नेशनल इनकम है पर कैपिटा, करंट प्राइस पे बात हो रही है, ठीक है, करंट प्राइस पे। दरअसल 2 प्रकार के प्राइस होते हैं, कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस। इन्फ्लेशन का डिफरेंस होता है, ठीक है, एक में इन्फ्लेशन होता है, एक में इन्फ्लेशन नहीं होता है। तो पर कैपिटा जो नेट नेशनल इनकम है, आप देखोगे जो 2025-26 में है वो बढ़ी है, समझ रहे हो। यानी कि आप देखोगे 2022-23 तरफ 1.69 थी, फिर 1.89, 2.05। 2025-26 में जो नेट नेशनल इनकम पर कैपिटा यानी कि पर हेड जो रही है वो 2.2 जो है रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता आई कि जो ये दरअसल जो है आपको पता होना चाहिए कि लाख रुपए में है, ठीक है। 2.2 लाख रुपए जो है पर कैपिटा इनकम जो है प्रति व्यक्ति की है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री और जो है फिशिंग में अगर आप देखोगे, भैया हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, ठीक है, तुम्हारे बारे में नहीं सोचते हैं, इतना हमारे पास टाइम है नहीं, ठीक है। वो क्या ही मतलब जो है 2 पैसे का मैच्योरिटी है ही नहीं, बेवकूफ़ वाले काम कर रहे हो। उल्टा फिर सीधा जो है उतनी देर से कमेंट कर रहे हो, इतना देर में कुछ काम कर लेते जा करके। हाँ, हम तुम्हारे बारे में नहीं सोचते, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपने बारे में सोचते हैं। देखो एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग के बारे में, तो इसमें अगर आप देखोगे तो भारत का जो है, अगर आप पिछले वर्ष के मुकाबले देखोगे तो इस बार जो है हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कम रहा है, ठीक है। जीबीए पे, जीबीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो 4.6 था 2024-25 में, ठीक है। और इस बार जो है 2025-26 में आपको जो है देखने को मिला तो वो जो है 3.1 है। यानी कि जो एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशिंग वगैरह में जो है वो ग्रोथ रेट जो है इस बार कम रहा पिछले साल की तुलना में। जो 2024-25 में 4.6 था, इस बार 3.1 ही जो है रह गया। अब इसके पीछे जो है कई सारे जो है कारण होते हैं, ठीक है। अब ये जो कारण है आपको, ये आपको रिपोर्ट में पढ़ने पे मिलेंगे, समझ रहे हो। ये जो रिपोर्ट होती है ना, उसमें जो है इसको पूरा रीजन जो है पूरा डिटेल में 700 पेज की ऐसे तैयार की जाती है, ठीक है। तो जैसे पानी ना बरसना, या जो है मतलब कई प्रकार के रीजन होते हैं जैसे लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग वगैरह में, ठीक है। तो वो रीजन आपको रिपोर्ट में पूरे पढ़ने को मिलेंगे। इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री भी जो है उसमें ग्रोथ रेट देखने को मिली है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ रेट है नहीं। 5.9 जो है पिछली वर्ष था, इस बार जो इंडस्ट्री हमारी ग्रोथ की है वो जो है 6.2 पहुंची है, यानी कि 5.9 से 6.2 कोई बहुत बड़ा फ़र्क है नहीं, ठीक है। सर्विस सेक्टर में अगर आप देखोगे तो बड़ा ग्रोथ है सर्विस सेक्टर में। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो सर्विस में तो हमेशा जो है भारत टॉपर रहा है, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर जो है 7.2 पिछले साल थी, इस साल जो है 9.1
सर्विस सेक्टर हमेशा भारत का अच्छा ग्रो कर रहा है। फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप देखो, उसमें तो बहुत अच्छी वृद्धि हुई है। फॉरेन जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें आप देखोगे तो $700 बिलियन का जो है फॉरेक्स रिजर्व हो चुका है, एक बड़ी बात है। और $700 बिलियन का, ठीक है। ये 16 जनवरी 2026 तक की रिपोर्ट है। फिर फिजिकल डेफिसिट आप देखोगे तो राजकोषीय जो घाटा है वो जो है कंटिन्यू कम हो रहा है। आप देखोगे 2021-22 में जो फिजिकल डेफिसिट था, फिजिकल डेफिसिट का मतलब जो सरकार का जो राजकोष जो होता है ना, जो उसका घाटा कितना है, तो जीडीपी का परसेंट से इसको देखा जाता है। तो जीडीपी के परसेंटेज में अगर हम बात करें तो भारत का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 4.8% पे पहुंच चुका है। यानी कि जो एफआरबीएम एक्ट था, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो भारत का घाटा कंटिन्यू जो है कम हो रहा है, ठीक है। 6.7% जीडीपी का हुआ करता था 2021-22 में, जो कि 2024-25 में जो फिजिकल डेफिसिट है वो 4.8% जीडीपी का पहुंच गया है। आपको पता होना चाहिए एफआरबीएम जो एक्ट है वो इसके लिए सरकार को आदेशित करता है। दरअसल भारत का पूरा जो सिस्टम था वो कोरोना के समय बिगड़ गया था, जिसको सरकार ने कोरोना के समय से कंटिन्यू जो है उसमें सुधार किया है। 6.7% जीडीपी फिजिकल डेफिसिट का आज जो है 2024-25 में 4.8 आ चुका है। तो ये एक अच्छी बात है, भविष्य में और भी नीचे जाना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। तो आपने मोटे मोटे पॉइंट क्या समझे? ग्रोथ रेट हमारा जो है वो अगली साल जो अनुमान है उसका कम है, यानी कि 7.4 से 6.8 या 7.2 रह सकता है, जो 7.4 इस वर्ष रहा था पिछले वाले। पर कैपिटा इनकम जो है नेशनल इनकम में वो 2025-26 में बढ़ी है 2.05 से 2.20, यानी कि 2.2 लाख जो है रुपए रही है पर कैपिटा इनकम। एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में जो है हमारी निगेटिव जो है ग्रोथ देखी गई है। 4.6 से 3.1 पे हम आ चुके हैं। इंडस्ट्री में जो है थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है, ग्रास वैल्यू एडेड में 5.9 से 6.2 जो है परसेंट जो है ग्रोथ हुई है हमारी, ठीक है, ग्रास वैल्यू एडेड में। सर्विस सेक्टर में हमारी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, 7.2 जो है पिछली साल था, और इस वर्ष हमने जो है 9.1% पे जो है हम आ चुके हैं ग्रोथ रेट के साथ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, समझ रहे हो। $700 बिलियन का भारत के पास अब रिजर्व हो चुका है फॉरेक्स, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट जो है उसमें कंटिन्यू घटा मतलब जो है कंटिन्यू घट रहा है फिजिकल डेफिसिट। राजकोषीय जो घाटा है वो सरकार का कम हो रहा है। इस बार जो है राजकोषीय घाटा 6.7% जीडीपी का हुआ करता था 2021-22 में, अब 4.8% आ गया है, ठीक है। और ये जो है आपको पता चली। आगे हम बात करते हैं, तो अब हमारे पास जो है डेफिसिट में थोड़ा सा ट्रेंड हम देखते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, तो ट्रेंड जो है डेफिसिट का आपको पता चल गया कि ये चीज़ जो है आपको देखने को मिली कि जो डेफिसिट है वो हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जैसे आप देखोगे तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो कितना आ चुका है 2022-21 में, जो है फिजिकल डेफिसिट अगर हम बात करें तो उसके भी जो ट्रेंड मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये मोटी मोटी जो है इसकी हाईलाइट थी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मैंने आपको बता ही दिया है। जीएसटी कलेक्शन का देख लीजिए, तो जीएसटी कलेक्शन जो है वो थोड़ा सा जो है इस बार कम हुआ है। जैसे 2021-22 में 14.9 लाख करोड़ का जो है जीएसटी कलेक्शन था, 2024-25 में ये 22 लाख करोड़ पहुंच गया। 2024-25 में 2024-25 में जो जीएसटी कलेक्शन था वो 22 लाख करोड़ पहुंच गया था, लेकिन 2025-26 में जीएसटी कलेक्शन कम रहा। उसके पीछे कारण जो जीएसटी 2.0 लगाया गया, शायद कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हो सकता है, मतलब हम ये नहीं कह रहे वही है, लेकिन वो हो सकता है क्योंकि 17 लाख जो है करोड़ आ गया है, यानी कि जीएसटी कलेक्शन इस बार कम हुआ है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन था 2024-25 में 22 लाख करोड़ का, और 2025-26 में जीएसटी कलेक्शन 17.4 लाख करोड़ रह गया, ठीक है। तो जीएसटी कलेक्शन हो गया। जीडीपी ग्रोथ की बात हो ही गई है। जीडीपी ग्रोथ मैं आपको बता दूं 2026-27 में जो एक्सपेक्ट की जा रही है वो थोड़ी सी स्लो रहेगी। स्लो का मतलब ये कि 7.4 थी 2025-26 में, और 2026-27 में 6.8 से 7.2% तक जो है एक्सपेक्टेड रहेगी। फॉरेक्स रिजर्व कंटिन्यू जो है भारत सरकार का जो है बढ़ रहा है, $700 बिलियन पहुंच चुका है। फूड ग्रेन के प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मिलियन टन में अगर हम बात कर लेते हैं, तो फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन है वो जो है इस साल बढ़ा हुआ है काफ़ी। जो है जो किसानों को इतना फ़ायदा पहुंचाया जाता है, एमएसपी और दुनिया की चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, सब्सिडी, लोन, क्रेडिट, तो उसका बेनिफिट देखने को मिला है।
और इस बार जो है जो फूड प्रोडक्शन जो हुआ है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन वो बढ़ा है। 2023-24 में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन 332 मिलियन टन था, वो 2024-25 में 20 मिलियन टन कम से कम नहीं 357 मिलियन टन हो चुका है, यानी कि 332 से 357 मिलियन टन हो चुका है। तो ये एक बड़ी ग्रोथ है। आपको मैं बता दूं कि फूड ग्रेन कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, कंटिन्यू ग्राफ फूड ग्रेन के बढ़ते दिख रहे हैं। 2024-25 में 357 मिलियन टन जो है प्रोडक्शन हुआ है। पिछले साल की तुलना में अगर हम बात करें तो ये 27 मिलियन टन कम से कम बढ़ोतरी हुई है। फिर जरा कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर दरअसल दो प्रकार के गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर करती है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि जैसे आप खर्चा अगर कोई बिल्डिंग या कोई प्रोजेक्ट बनाने में करोगे, प्रोजेक्ट या बिल्डिंग या किसी रोड या हाईवे को बनाने में वर्ल्ड बैंक जो है मदद आपकी करता है, IMF नहीं करता है। डेवलपमेंटल जो कंस्ट्रक्शन के वर्क होते हैं उसमें वर्ल्ड बैंक अगर आप लेना चाहो लोन वगैरह तो मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का फ़ायदा ये होता है कि उसमें कमाई भी होती है। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सरकार 1 रुपया खर्च करेगी तो उसका 2.5 रुपया भविष्य में सरकार को मिलता है। इसलिए हर सरकार चाहती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, फ्री का पैसा ना बांटो। एक रोड बनवा दो, एक अस्पताल बनवा दो, तो उससे क्या होगा कि रोज़गार मिलेगा, तो वो पैसा घुमा फिरा कर सरकार के पास वापस चला आता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार जो है कंटिन्यू बढ़ाती आई है, लेकिन इस बार जो है काफ़ी खर्चा किया नहीं है। मतलब अगर हम 2023-24 में देखें और 2024-25 में देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो GDP का है वो सेम ही रहा है 3.2%। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सरकार है वो स्टेडी बनी हुई है और कोई यहाँ पे जो है बड़ा और ख़र्चा नहीं कर रही है। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया है वो उतना नहीं खर्च किया है और 3.2% पिछले साल भी था, 3.2% इस बार भी है और 2021-22 में ये 2.5% हुआ करता था कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर जो है स्किल डेवलपमेंट में अगर हम बात करें, स्किल देखो ये ह्यूमन ज्योग्राफी का भी रहता है। तो स्किल डेवलपमेंट में जो है आपको याद हो तो पिछली साल जो है प्रधानमंत्री जी ने जो है अप्रेंटिसशिप योजना स्टार्ट की थी, जिसके तहत जो है कुछ सरकार पैसा देगी, कुछ जो है जो इंस्टीट्यूशन में आप काम करने जा रहे हो वो आपको सिखाएगा और इससे जो है आपको थोड़े दिन बाद नौकरी वो पक्की मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें जो है योजना का दिखाया गया है कि काफ़ी अच्छा जो है काम किया है, ठीक है। और अप्रेंटिसशिप में जो है कई लोगों ने जो है इंटरेस्ट दिखाया है। बाकी यही जो है आपकी इकोनॉमी रिपोर्ट वगैरह जो है समाप्त हुई। बाकी जब बजट आएगा तो फिर जो है और डिटेल में चीज़ें पता चलेंगी कि क्या चीज़ बजट में आई, क्या चीज़ें, ठीक है। तो ये अभी इकोनॉमिक सर्वे थी और इसकी बातें जो है सारी समाप्त होगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जल्दी मिलते हैं वीडियो साथ, तो जय हिंद, वंदे मातरम।